चैप्टर 701 द चीयरफुल फ्रांका। क्वार्टियर de la कैथेड्रल कमेमोरेटिव में अपार्टमेंट 702 9 रू ओरोसाई। फ्रांका, जो कैमल कलर्ड कैश्मीर कोट पहने हुई थी, वो काम्पी और लूमियन से बोली, जैसे ही मेरे पास मनी आएगी मैं पक्का अंडरफ्लोर हीटिंग वाली एक विला किराए पर लूंगी। अंडरफ्लोर हीटिंग का कॉन्सेप्ट एम्परर रोजेल ने प्रपोज किया था। कंस्ट्रक्शन के दौरान घर में मेटल पाइप्स बिछाकर उनमें उबलता हुआ पानी फ्लो किया जा सकता था, जो बंद जगहों में समर जैसी गर्मी देता था और बाहर की ठंड को दूर रखता था। ट्रायर के करंट अपस्केल रेजिडेंसेस के लिए ये एक मस्ट हैव अमेनिटी थी। तुम्हारे जैसी डीमोनस ठंड से क्यों डरेगी? लूमियन ने स्कॉफ किया। उसने जेना की तरफ देखा और नोटिस किया कि उसने ब्लैक कॉटन ड्रेस और डार्क मेकअप पहना हुआ था, जैसे अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स में वो एक विच या वैम्पायर का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हो। मैं कोई पायरोमेनियाक नहीं हूँ। एक डीमोनस की ब्लैक फ्लेम्स का कोई टेम्परेचर नहीं होता। फ्रांका ने मुस्कुराते हुए पलटकर जवाब दिया। लूमियन आराम से डिवन पर बैठ गया। क्या डीमोनेसेस आइस के साथ स्किल्ड नहीं होती? क्या उनके पास फ्रॉस्ट और कोल्ड के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती? फ्रैंका अपने रिक्लाइनर पर झुक गई, एक कैश्मीर ब्लैंकेट ओढ़ा और धीरे से हंसी। मैं मानती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अभी थोड़ी एग्जैजरेटेड थी, लेकिन ट्रायर की विंटर्स सच में बहुत ठंडी होती हैं। यह मेनली इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है। ये एक सेमी फ्रोजन लेक में भीगे होने जैसा है। स्मॉल टॉक के बाद फ्रैंका ने आह भरी और कहा, मैंने मोरान अविग्नी और उससे जुड़ी सिक्योरिटी डिटेल के बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। हम कैप्चर प्लान को एजेंडा पर रख सकते हैं और तुम मेरे दोस्त ड्रीम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले हो। टॉक अबाउट अ स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट। लूमियन का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जब उसने रिप्लाई दिया, ड्रीम फेस्टिवल खत्म हो गया है। हाँ? फ्रांका और जेना दंग रह गए। इतनी जल्दी? लूमियन ने ड्रीम फेस्टिवल के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसका पूरा हाल सुनाया, जिसमें मैडम मैजिशियन की बात की एक्सप्लेनेशन भी शामिल थी। बेशक, क्योंकि फारबाउती नाम किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता था, लूमियन ने उसे डेविल मोनाक कहा और नबोरेडिस्ले को लंबे नाम वाला डीमन से रिप्लेस कर दिया। फ्रांका की सांसें ये सुनकर तेज हो गईं कि लूमियन ने गोल्डन मास्क पहना था और सस्पेक्टेड अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट को देखा था। अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के पहनावे का लूमियन का डिस्क्रिप्शन सुनकर उसकी आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे झील पर सूरज की रोशनी नाच रही हो। शुक्र है, उसका सेल्फ कंट्रोल इम्प्रेसिव था। उसने तब तक सब्र किया जब तक लूमियन ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर दी। फिर उसने एंग्शियसली पूछा, क्या अगले साल फिर से ड्रीम फेस्टिवल होगा? तुम अगले साल के ड्रीम फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहती हो और अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहती हो? लूमियन फ्रैंका के थॉट्स का अंदाजा लगा सकता था। फ्रैंका ने जोर देकर सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि अगर अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट अमंडीना को एवरनाइट पाथवे की पावर दे सकते हैं, तो मुझ जैसे डीमोनस को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। मुझे उन्हें अपना मास्टर मानने में कोई बुराई नहीं होगी। चिंता मत करो। जब तक मैं लूसिड रहूंगी, मैं ड्रीम फेस्टिवल के दौरान अपनी बेस्टियल इंस्टिंक्ट्स को बाहर नहीं आने दूंगी। उसने खुद का मजाक उड़ाया। असल में तुम कहना चाहती थी कि तुम एक ही होमलैंड से हो और डीमोनस नहीं हो, है ना? लूमियन मुस्कुराया और बोला, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें एंजल बनना होगा। फ्रैंका चुप हो गई। जेना ने सोचा और कहा, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। क्या ऐसा नहीं है कि स्पेशल ड्रीम में ल्यूसिड रहने की एबिलिटी मिलने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रीम प्रोजेक्शन धीरे धीरे गायब हो जाती है? हिसोका की क्यों नहीं हुई? लूमियन पहले ही इस सवाल पर सोच चुका था। शायद यही एक वजह थी कि हिसोका को तिजामो छोड़ना पड़ा। स्पेशल ड्रीम में ल्यूसिड रहने की एबिलिटी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। एक बार जब आप तिजामो छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हिसोका को न केवल तिजामो छोड़ना पड़ा, बल्कि उसे साल में 2 से 3 बार कम से कम एक हफ्ते के लिए वापस आना पड़ता था, ताकि ड्रीम प्रोजेक्शन का एग्जिस्टेंस बना रहे। ड्रीम फेस्टिवल पर डिस्कस करने के बाद फ्रैंका ने संक्षेप में उस इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जो उसने पिछली रात 007 से हासिल की थी। मोरान अविग्नी की फैमिली की हिस्ट्री बहुत लंबी है। मेंबर्स मिलिट्री, पॉलिटिकल, आर्टिस्टिक और बिजनेस वर्ल्ड्स में फैले हुए हैं। मैडम जजमेंट ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके साथ मिलाकर मुझे शक है कि ये टमारा फैमिली की एक ब्रांच है। उनकी डार्क ग्रे आंखें टमारा ब्लड लाइन की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक हैं। बेशक, डार्क ग्रे आंखों वाला हर कोई टमारा फैमिली का नहीं होता। बस बात यह है कि उस फैमिली के मेंबर्स की आंखें अक्सर डार्क ग्रे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टमारा फैमिली की एक बड़ी ब्रांच और डीमोनेस सेक्ट के बीच क्लोज कनेक्शन के आधार पर यह बहुत लाइकली है कि डीमोनेस ऑफ ब्लैक क्लैरिस भी टमारा फैमिली की ब्लड लाइन शेयर करती है। मेरी हाइपोथेसिस के हिसाब से डीमोनेस ऑफ ब्लैक शायद सौरन फैमिली की एक मिक्स्ड ब्लड डिसेंडेंट हो सकती है, जिसने डीमोनेस सेक्ट और टमारा फैमिली के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। डीमोनेस ऑफ ब्लैक क्लैरिस का सौरन फैमिली के बारे में सुनकर जो रिएक्शन था, उसका यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन था। ये ब्राउन सौरन को इंडल्जेंस देने का भी अकेला कारण था।
लूमियन ने बीच में नहीं टोका जब फ्रैंका अपनी बात जारी रखी। हमें न केवल मोरान अविग्नी का सामना करना है, बल्कि छुपे हुए टमारा फैमिली और मिरर पीपल फैक्शन का भी। मोरान अविग्नी के पास खुद भी पावरफुल बियॉन्ड पावर्स हो सकती हैं। इसके अलावा ब्यूरो 8 प्योरीफायर्स और मशीनरी हाइव माइंड रोजाना रोटेट करते हैं और एक रेगुलर बियॉन्ड टीम प्रोटेक्शन देती है। मेरे दोस्त का मतलब ये है कि अगर हम सैक्रिफाइस से नहीं डरते तो अभी भी मोरान अविग्नी को असैसिनेट करने का चांस है। हालांकि उसे जिंदा पकड़ना या उसकी स्पिरिट को चैनल करना बहुत मुश्किल और डेंजरस है। 007 का असल मतलब ये था कि प्योरीफायर्स हमारे साथ नरमी नहीं बरतेंगे या कोई खास मदद नहीं देंगे। हालांकि अगर मोरान अविग्नी की असलियत उसकी मौत के बाद मिरर पर्सन के रूप में सामने आ गई तो 007 पकड़े गए असैसिन्स को भागने का मौका दिलाने का कोई रास्ता निकाल लेगा, ठीक वैसे ही जैसे जेना ने ह्यूग्स आर्टवास को मारा था। फिर भी अगर हम मोरान अविग्नी के जरिए मिरर पीपल के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते तो क्या अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके उन्हें अरेस्ट करने देना बेहतर नहीं होगा? लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और फ्रैंका से कहा, चलो अभी प्लान बनाने में जल्दबाजी नहीं करते, हम कल इस पर डिस्कस करेंगे। कल तक इंतजार क्यों करना? फ्रैंका ने पूछा। उसने 007 के दिए हुए पेपर्स का ढेर पकड़ा हुआ था। लूमियन मुस्कुराया। जब मैं अपनी एडवांसमेंट के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ लूंगा और फेट अप्रोप्रिएटर बन जाऊंगा तो शायद फेट से जुड़ी कोई स्पेशल मिक्स्ड एबिलिटी सामने आए। उससे हमें नए आइडियाज मिलने और ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालने में मदद मिल सकती है। मौजूदा 4% टीम में यह कोई राज नहीं था कि लूमियन के पास इनएविटेबिलिटी पाथवे की पावर थी। फ्रैंका हैरानी में बोल पड़ी, तुम इतनी जल्दी नया बून हासिल कर सकते हो? क्या मैंने अभी इसका जिक्र नहीं किया? लूमियन मुस्कुराया। मैंने एक बार में करीब 20 सीक्वेंस 6 और सीक्वेंस 5 को खत्म किया, जिससे पोषण काफी हद तक डाइजेस्ट हो गया। फ्रैंका ने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी आंखों से लूमियन को इशारा किया, देखो, मेरी आंखों में देखो, ये जलन से भरी हुई हैं। लूमियन ने एंथनी की तरफ मुड़कर पूछा, जेन्युइन आइडेंटिटी से तुम्हारा क्या मतलब था? एंथनी, जो चुपचाप सुन रहा था और लगभग भुला दिया जाने वाला था, उसने सादगी से समझाया, दरअसल ये मैडम जस्टिस की तरफ से एक हिंट था। वो आइडेंटिटी बहुत अजीब है। उसका बैकग्राउंड, एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस सब असली हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। और जो लोग इसे एक्सपोज कर सकते हैं वे या तो मर चुके हैं या शहर से बाहर हैं, ऐसे लोग जो सालों तक वापस नहीं आएंगे। फ्रैंका ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फैसला सुनाया। ऐसा लगता है कि इसे सालों पहले एक डिस्गाइज के रूप में बहुत बारीकी से तैयार किया गया था। चूंकि वे आज मोरान अविग्नी से निपटने के प्लान पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, इसलिए एंथनी ज्यादा देर नहीं रुका। उसे आज रात की बैंक्वेट के लिए तैयारी करनी थी। तुम फेट अप्रोप्रिएटर में एडवांस करने के लिए कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो? जेना ने लूमियन से पूछा। कैटाकोम्स के सैक्रिफिशियल स्क्वायर में। वो जगह 2 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स की थी और एडवांसर्स को फालतू की इंटरफेरेंस से बचा सकती थी। मुझे डर है कि मैं किसी टैबू को ट्रिगर कर दूंगा और सूरज की रोशनी से भस्म हो जाऊंगा। लूमियन ने मजाक में उस सुझाव को टाल दिया। कंस्पायरर में एडवांस करना फेट अप्रोप्रिएटर में एडवांस करने से अलग है। एक डिवाइन पाथवे से जुड़ा था, जबकि दूसरा एक ईविल गॉड के डोमेन से। लूमियन ने एडवांस करने के लिए पहले ही एक जगह तय कर ली थी। वह नेशन ऑफ द एवनाइट थी। टर्मी बोरोस की शरीफियत ने लूमियन को फिक्रमंद रखा हुआ था कि वो मुसीबत खड़ी करने के किसी मौके का इंतजार कर रहा है। और चूंकि फेट अप्रोप्रिएटर बनने में इनएविटेबिलिटी डोमेन की कोर एबिलिटीज शामिल थीं, इसलिए ये बहुत लाइकली था कि टर्मी बोरोस इस सीक्वेंस पर छेड़छाड़ करे। इसलिए लूमियन को सावधान रहना था। उसने एक ऐसी सेफ जगह पर एडवांस करने का प्लान बनाया जो बाहरी असर को खत्म कर सके। उनमें से नेशन ऑफ द एवनाइट सबसे अच्छा चॉइस थी। इसके अलावा लूमियन ने अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट और ड्रीम फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अगले 2 दिनों में हेला से कांटेक्ट करने का भी प्लान बनाया था। फ्रैंका ने समझदारी से लूमियन की तरफ देखा। तुम हमारी मिस्टिसिज्म गैदरिंग में एडवांस करना चाहते हो? हाँ, लूमियन ने हल्का सा सिर हिलाया। फ्रैंका, जो अच्छे मूड में थी, उसने मदद के लिए पहल की। मैं तुम्हारी लेटर लिखने में मदद करूंगी। उसके बेडरूम में जाने और दरवाजा बंद करने के बाद लूमियन ने जेना की तरफ देखा और कहा, तुम आज बहुत चुप हो। जेना मुस्कुराई। एक एक्सीलेंट थिएटर एक्ट्रेस को पता होना चाहिए कि एक लेडी की तरह एक्ट कैसे करना है। लूमियन ने फ्रैंका के दरवाजे की तरफ देखा। मैडम रेड बूट्स आज काफी हाई स्पिरिट्स में लग रही है। वो हर तरफ जोक्स क्रैक कर रही है। ये सच है कि वो हाल ही में अच्छे मूड में रही है, जेना ने ईमानदारी से जवाब दिया। लूमियन ने सोच में डूबे हुए सिर हिलाया और ज्यादा गहराई से नहीं पूछा। जेना के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। तुम आगे क्यों नहीं पूछ रहे? लूमियन सोफे पर पीछे झुक गया और खुद पर हंसते हुए बोला, मेरी बहन ने मुझे एक बार सिखाया था कि कुछ मामलों में बहुत गहराई से पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे बहुत ज्यादा पता चल गया तो शायद मुझे पछतावा हो।
मुझे शायद ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े जिन्हें मैं फेस नहीं करना चाहता। जेना ने ध्यान से सुना, अपना हाथ अपने गाल पर रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें किस बात का डर है? लुमियन ने स्ट्रेटेजिकली ब्लैक टी की एक चुस्की ली और कहा, ये डर नहीं है, ये रिस्पेक्ट है। जेना ने उसकी तरफ देखा और अचानक हंस पड़ी। उसने आगे जोर नहीं दिया और लुमियन के साथ इंतजामों की डिटेल्स के बारे में बात की। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि फ्रांका ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चिल्लाई, आज रात के लिए फिक्स हो गया है। डॉट डॉट डॉट। रात 10 बजे नेशन ऑफ द एवरनाइट के पुराने और जर्जर महल में लुमियन और फ्रांका तेजी से प्रकट हुए और हेला पहले से ही इंतजार कर रही थी। चैप्टर 702 फेट अप्रोप्रिएटर। लुमियन के कुछ भी कहने से पहले फ्रांका ने ड्रीम फेस्टिवल के दौरान अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट से जुड़ी घटनाओं को बड़े उत्साह से सुनाया। उसने एक्साइटेड होकर कहा, हमारी दो दुनियाओं के बीच का इंटरेक्शन मेरी कल्पना से भी ज्यादा उलझा हुआ है। किसने सोचा होगा कि समैरिटन वुमेन स्प्रिंग के अलावा इंटरेक्शन का एक और पॉइंट था और ये सब उस रहस्यमयी इल्यूजरी रिवर से जुड़ा है। चुपचाप फ्रैंका ने सोचा, ये शर्म की बात है कि हमने अभी तक उस आदमी को नहीं ढूंढा है जिसके बारे में माना जाता है कि वो हमारी दुनिया से है और जिसे कैटाकॉम्स के चौथे लेवल पर देखा गया था। सच में 007 को इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं, इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च को इतना वक्त क्यों लग रहा है? उन्होंने अभी तक उस गद्दार को भी ट्रैक नहीं किया है जिसने अप्रैल फूल्स के साथ काम किया था। एक बार जब फ्रैंका ने अपनी बात पूरी कर ली तो लुमियन ने ब्लैक एंशिएंट टूम और एंशिएंट कॉर्प्स की ओरिजिन के बारे में संक्षेप में बताया। हेला, जो अभी भी अपनी ब्लैक विडो वाली ड्रेस में थी, ध्यान से सुनती रही और धीरे से अपना सिर हिलाया। अब ये साफ है कि इल्यूजरी रिवर का मतलब रिवर स्टिक्स नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। लुमियन हेला की बात से हैरान नहीं हुआ। ब्लैक एंशिएंट टूम सिर्फ डेथ पाथवे की पावर को ही नहीं समेटता, ये एवरनाइट और वॉरियर पाथवेज को भी रिप्रेजेंट करता है। आज की दुनिया में रिवर स्टैक्स के इर्द गिर्द की सभी लेजेंड्स मौत से जुड़ी थीं। लुमियन ने अंदाजा लगाया कि इसमें सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, मदर ट्री ऑफ डिजायर और ग्रेट मदर जैसी हस्तियां शामिल हो सकती हैं, जिनके पास विभिन्न पाथवे से जुड़े कई थ्रोन्स थे। हेला ने फ्रांका की ओर देखा और बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। अगर आर्मर्ड शैडो सही है तो अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट एक बहुत ही खतरनाक हालत में है। अगर तुम उनसे इंटरैक्ट करने का इरादा रखते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और ये पक्का करना होगा कि तुम्हारे पास उस इलाके से निकलने का कोई रास्ता हो। आर्मर्ड शैडो ने अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के बारे में बताया था कि उन्होंने नदी में दाखिल होने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, जिसका मतलब था कि उन्होंने अपनी फिजिकल फॉर्म या अपनी जान की कुर्बानी दी थी। मैं समझ गई, फ्रैंका ने एक लंबी सांस ली। जब मैं सीक्वेंस 5 पर पहुंच जाऊंगी तब मैं इस बारे में और सोचूंगी। जैसे ही उसने आ भरी, उसके मन में एक स्मग ख्याल आया, प्लेजर पोशन हाल ही में काफी हद तक डाइजेस्ट हो गया है। बिना किसी एक्स्ट्रा मौके के भी मैं 2 से 3 महीनों के भीतर डीमोनेस ऑफ अफ्लिक्शन के एडवांसमेंट रिचुअल की तैयारी शुरू कर सकती हूँ। मुझे अभी से जरूरी पोशन इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करना शुरू करना होगा। मैं इसका जिक्र नहीं कर सकती। मुझे इसका जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं लुमियन को पता नहीं चलने दे सकती। शेखी बघाड़ना मुझे जेना के प्रति बहुत ही घटिया और बेअदब दिखाएगा। लुमियन की जिज्ञासु नजरें हेला और फ्रांका के बीच कुछ बार बदलती रहीं। उसने महसूस किया कि मडाम हेला के पास फ्रांका को बताने के लिए कुछ जरूरी था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से परहेज किया। लुमियन के लिए यह महसूस करना दुर्लभ था कि मडाम हेला के मन में कुछ चल रहा है। फ्रांका पर उनकी नजर और कुछ सेकंड की खामोशी ने उन्हें हिचकिचाहट का एहसास कराया। अफसोस की बात है कि फ्रांका का स्वभाव अक्सर लापरवाह होता है और वो डिटेल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वरना वो डायरेक्ट सवाल पूछकर उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाती। लुमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसने निष्कर्ष निकाला कि अगर मडाम हेला ने इस वक्त कुछ न कहने का फैसला किया है तो उनकी अपनी वजहें होंगी। इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और जर्जर महल के सामने की ओर इशारा किया। मैं रिचुअल तैयार करूंगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, फ्रैंका ने उत्साह के साथ जवाब दिया। हालांकि उसने लुमियन को एसेटिक पावर्स हासिल करते हुए देखा था, लेकिन वो 4th ईपॉक ट्रायर में हुआ था। वहां अनगिनत खतरे आपस में जुड़े हुए थे, जिससे वो डर के मारे कांप उठी थी। उसे अपने आसपास लगातार चौकन्ना रहना पड़ता था और वो उस सिचुएशन को इतनी आसानी से अप्रिशिएट नहीं कर पाती थी जितना वो अब कर सकती थी। एक पल के विचार के बाद लुमियन ने एक छिपी हुई जेब से एक मेटल कैनिस्टर निकाला और उसे फ्रैंका की ओर फेंक दिया। अगर बाद में मेरे लिए चीजें खराब होने लगें तो स्पिरिचुअलिटी की दीवार को जबरदस्ती तोड़ देना और इसे मेरे सामने या मुझ पर फेंक देना। क्या मुझे तुम्हारे लिए ढक्कन खोलना चाहिए? फ्रैंका ने पूछा। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। तुम्हें क्या लगता है? लुमियन ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। जाहिर है, फ्रैंका ने जवाब दिया। उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रही। मैं बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि तुम सुकून महसूस करो। मैं इसकी कद्र करता हूँ। लूमियन मुड़ा और प्राचीन महल की गहराइयों में रखी विशाल पत्थर की कुर्सी की ओर बढ़ गया। उसके इंट्यूशन ने इशारा किया कि वो विशाल धब्बेदार पत्थर की कुर्सी मिस्टर फूल से जुड़ी हो सकती है। इससे वो आने वाले रिचुअल के दौरान मिस्टर फूल का ध्यान अपनी ओर खींच पाएगा। जैसे ही फ्रांका और हेला ने लूमियन को पत्थर की कुर्सी पर संबंधित चीजों को सजाते हुए देखा, इसे एक ऑल्टर के रूप में सेटअप करते हुए और देवता को रिप्रेजेंट करने वाली धूसर सफेद मोमबत्ती के सामने सम्मान के साथ एक लुएन गोल्ड पाउंड रखते हुए देखा, हेला ने शांति से टिप्पणी की, जवाब न मिलने की चिंता मत करना, राज राज ही रहेंगे जबकि बाकी सब जाहिर हो जाएगा। लूमियन ने खुद को रिलैक्स महसूस किया जब उसने रिचुअल सिल्वर डैगर को शुद्ध किया और स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार खड़ी की। फ्रांका और हेला की आवाजें बैकग्राउंड में फीकी पड़ गईं, जैसे कि बहुत दूर से आ रही हों। रिचुअल में जल्दबाजी करने के बजाय लूमियन ने अपनी आवाज धीमी की और जानबूझकर टर्मिन बोरोस को उकसाया। मैं तुम्हारी पावर एक बार फिर से निकालने वाला हूँ। इस मामले पर कोई ख्याल? उसका मकसद टर्मी बोरोस को एक हद तक गुस्सा दिलाना था। तभी टर्मी बोरोस अनजाने में अपने जवाब में किसी छिपे हुए मुद्दे को उजागर कर सकता था, जिससे लूमियन ये पहचान सके कि क्या ये इनएविटेबिलिटी एंजल चुपके से कुछ साजिश रच रहा है। जितनी जल्दी वो इसका पता लगा लेता, उतनी ही जल्दी वो इसे संभाल सकता था और कोई समाधान ढूंढ सकता था। टर्मी बोरोस की प्रभावशाली आवाज गूंजी, तुम जितना आगे बढ़ोगे उतना ही तुम अंत के करीब आओगे। ये एक इनएविटेबिलिटी है अटल। क्या तुम इसी तरह खुद को दिलासा देते हो? लूमियन ने टर्मी बोरोस के रहस्यमयी व्यवहार पर तंज कसा। टर्मी बोरोस की आवाज लूमियन के शरीर के भीतर गूंजी, बूंस पाने वाले को देने वाले के करीब लाते हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम मेरी शक्ति निकाल रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम लगातार अपनी नियति को मेरी नियति के साथ जोड़ रहे हो और ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसा बनते जा रहे हो। ये मुझे तुम्हारी आंखों और तुम्हारी नियति के जरिए झलक पाने का मौका देता है। तुम और मैं महज कीड़े हैं जो नियति के जाल में फंसे हुए हैं। महानतम अस्तित्वों के अलावा सभी जीवित प्राणी इस समानता को साझा करते हैं। निकट भविष्य में तुम समझ जाओगे, मौत ही सब चीजों का अंत है और पागलपन एक शाश्वत धुन है। ये मूल रूप से कुछ भी न कहने के बराबर है। क्या टर्मिन बोरोस ये इशारा कर रहा है कि मुझे निकट भविष्य में किसी झटके का सामना करना पड़ेगा? लूमियन हंसा और बोला, क्या तुम जानबूझकर ये कह रहे हो ताकि मैं चिंता और डर के बोझ के साथ फेट अप्रोप्रिएटर की शक्ति हासिल करूं, इस उम्मीद में कि मैं यहीं मर जाऊं? चिंता मत करो, मौत और पागलपन मुझे नहीं रोक पाएंगे। टर्मी बोरोस के जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन ने अपनी नजर मोमबत्ती की लौ पर टिका दी और एक गहरी गूंजती आवाज में पाठ किया, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी। तुम अतीत हो, वर्तमान हो और भविष्य हो। तुम कारण हो, प्रभाव हो और प्रक्रिया हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ा, फ्रांका और हेला ऑल्टर पर मौजूद सभी चीजों के बदलाव की गवाह बनी। पत्थर नरम हो गए, मोमबत्तियां फैल गईं और जमीन सड़कर एक दलदल में बदल गई। शून्य में अनगिनत अजीब कीड़े मंडराने लगे। जर्जर महल के बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया। लूमियन के सीने से एक सिल्वर ब्लैक लिक्विड निकला, जिसने उसे दूषित पारे की तरह घेर लिया। लूमियन दर्द से तड़पने लगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका शरीर मरोड़ और सामान्य स्थिति के बीच बदलता रहा। कभी कभी ऐसे पोज अपनाता रहा जो मानव शरीर रचना के खिलाफ थे। ऐसा लग रहा था मानो वो हड्डियों के बिना हो। उसकी खाल और मांस पारे से सराबोर थे। फ्रांका चौंक गई और उसने एक अकथनीय काल्पनिक दर्द महसूस किया। उस असहनीय और परिचित दर्द के बीच लूमियन को औरोर की झलक दिखी। औरोर अपने घने लंबे सुनहरे बालों के साथ सोल समनिंग स्पेल की कोशिश कर रही थी। लूमियन आगे बढ़ा और हस्तक्षेप किया, औरोर को रोक दिया। जैसे ही वो इस विश्वास में खुश हुआ कि समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दिया गया है और औरोर रोश लुईस सैनसोन की दुष्ट शख्सियत में नहीं टूटेगी, वो ये देखकर डर गया कि औरोर के शरीर में एक भयानक बदलाव आया था। एक खूनी हालत में वो 3 सिर और 6 भुजाओं वाले एक राक्षस में बदल गई थी जो पालथी मारकर बैठा था। लूमियन ने औरोर को हेला से मदद मांगते हुए देखा। अनिच्छा से उसने अपनी मदद की पेशकश की, अपनी बहन को इस मामले को भूलने से रोका। हालांकि जब हेला पहुंची, तब तक औरोर पहले से ही एक विशाल 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले राक्षस में बदल चुकी थी, बावजूद इसके कि आखिरी रिचुअल अभी तक पूरा नहीं हुआ था। औरोर जीवन के विभिन्न चरणों में लूमियन के सामने आई। वे महत्वपूर्ण चुनाव करने की कगार पर थे। लूमियन ने औरोर की नियति को बदलने और उसे रसातल में गिरने से रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि हर बार भले ही वो नियति को दूसरी सहायक नदी की ओर मोड़ने में कामयाब रहा, औरोर की आत्मा और मांस अंततः बिखर गए और उसे 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले राक्षस में बदल दिया। क्या यही इनएविटेबिलिटी है? क्या ये एक अटल परिणाम है?
लूमियन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं क्योंकि उसकी कोशिशें लगातार बेकार साबित हो रही थीं। उसी पल उसे एक सुंदर और मीठी खुशबू मिली और उसके कानों में एक सुखदायक मंत्र गूंजा। लूमियन ने जल्दी ही अपनी इंद्रियों और दिमाग की स्पष्टता वापस पा ली। उसके सामने मौजूद ऑरोर्स अचानक गायब हो गईं, केवल शांति से जलती हुई मोमबत्ती की लपटें ही रह गईं। सहज रूप से लूमियन ने अपने पीछे देखा और महसूस किया कि फ्रांका और हेला पास ही थीं। स्पिरिचुअलिटी की दीवार टूट चुकी थी। साथ ही फ्रांका ने लूमियन की आंखों में टिमटिमाते चांदी और लोहे जैसे काले रंगों को देखा, इससे पहले कि वे आपस में मिल गए और एक चांदी काले रंग में सिमट गए। लूमियन ने सांस छोड़ी, ये पहचानते हुए कि उसने खतरे को टाल दिया है और सफलतापूर्वक फेट अप्रोप्रिएटर की शक्ति हासिल कर ली है। फिर भी उसके भीतर निराशा और हताशा का गहरा एहसास बना रहा। उसने अभी भ्रम में जो महसूस किया था, वो औरोर को पुनर्जीवित करने की उसकी इच्छा के अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करता हुआ लग रहा था। 10 से 20 सेकंड के बाद लूमियन आखिरकार उन भावनाओं से मुक्त हो गया और उसने अपना दृढ़ संकल्प वापस पा लिया। कोई बिना कोशिश किए कैसे हार मान सकता है? फ्रांका ने राहत की सांस ली, ढक्कन वापस कस दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा? कोई नई शक्तियां? तुम सच में खुद को बाहरी व्यक्ति नहीं मानती? तुम इतनी बेपरवाही से किसी की नई बियॉन्डर शक्तियों के बारे में कैसे पूछ सकती हो? लूमियन ने चुपचाप फ्रांका की आलोचना की, क्योंकि वो अपने बदलाव को बारीकी से देख रहा था। उसकी आंखें जो अभी अभी सामान्य हुई थी, एक बार फिर चांदी काली हो गईं, जिसमें फ्रांका और हेला की तस्वीरें झलक रही थीं। फिर उसने पारे के रंग की उस काल्पनिक नदी को महसूस किया जो उन दोनों महिलाओं से संबंधित थी। उसने उनकी अतीत और वर्तमान की नदी के तनों और वर्तमान से निकली अनगिनत सहायक नदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली चमकती रोशनी को देखा। इल्यूजरी रिवर धीरे धीरे आगे बढ़ी, सभी सहायक नदियों को निगलती गई, केवल एक को पीछे छोड़ दिया और उसे मुख्य हिस्सा बना दिया। मुख्य हिस्सा नई सहायक नदियों में विभाजित होता रहा। लूमियन ने गौर किया कि उन सहायक नदियों में से एक, चाहे वो फ्रैंका की हो या हेला की, उसमें से हल्की काली चमक निकल रही थी। चैप्टर 703 फ्यूज्ड एबिलिटी। काला। जब बात लक की आती है तो ये रंग संकेत देता है कि वे एक डेडली कैलामिटी का सामना करेंगे। अगर वो रंग गहरा नहीं है तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कैलामिटी पोटेंशियली घातक है लेकिन टालने योग्य है, कि उससे उबरने का एक चांस है? हाँ, मैं दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखूंगा। मैं शायद गहरा काला रंग देख पाऊं। शायद इसका मतलब ये है कि अगर संबंधित ट्रिब्यूटरी को चुना जाता है तो एक डेडली फेट पक्का हो जाता है। लूमियन ने फ्रांका और हेला की किस्मत को देखना जारी रखा और एक रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाई। चूंकि ट्रिब्यूटरीज लगातार बदल रही थीं, लूमियन किसी टारगेट की फ्यूचर फेट को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। वो केवल कुछ संभावनाओं की झलक ही देख पा रहा था। उस काले मार्क ने उसे क्रिटिकल जंक्चर्स को पहचानने में मदद की। ये एक फेट अप्रोप्रिएटर की पावर के साथ मिलने वाले मिस्टिकल नॉलेज में शामिल नहीं था। लूमियन को पूरा शक था कि एक बार लक ऑब्जर्वेशन जब फेट ऑब्जर्वेशन में इवॉल्व हो गया तो वो इस यूनिक एबिलिटी को बनाने के लिए रीपर की वीकनेस इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़ सकता है। ये किसी टारगेट के फिजिकल और स्पिरिचुअल वीक पॉइंट्स को उजागर करने जैसा था, वो ट्रिब्यूटरी जो उनके अंत की ओर ले जाती है। जैसा कि मुझे शक था, हंटर और इनेविटेबिलिटी पाथवेज की विजुअल एबिलिटीज जुड़ गई हैं। लूमियन ने हेला और फ्रैंका की फेट रिवर्स की जांच करने के मौके का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि वो उनकी पास्ट और प्रेजेंट डेस्टिनीज के टुकड़ों को समझ सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरों की किस्मत को पहचानने के लिए फॉलन मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया था। अब अंतर ये था कि वो इसे सीधे देख सकता था, अपनी स्पिरिचुअलिटी को फैलाए बिना। सही एबिलिटीज के साथ वो उस एथीरियल रिवर को छू सकता था जो पारे जैसी लहरों के साथ चमकती थी और जो जटिल सिंबल से बुनी गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो उनकी जागरूकता के बिना किसी टारगेट की फेट का हिस्सा देख सकता था। बेशक एबिलिटीज के जरिए संबंधित फेट रिवर को छूने के मुकाबले केवल आंखों की रोशनी पर भरोसा करने की साफ सीमाएं थीं। ऐसी स्थितियों में मर्क्यूरी रिवर में जीवन के ज्यादातर नज़ारे काफी धुंधले थे। वर्तमान के जितने करीब होते वे उतने ही साफ हो जाते। इसी तरह जितना कम उनमें हाई लेवल मामले शामिल होते वे उतने ही साफ दिखाई देते। फ्रांका और हेला के जीवन के नज़ारों ने इस मामले में एक साफ और चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाया। हेला की फेट रिवर की मर्क्यूरी रिपल्स में दिखने वाले पास्ट और प्रेजेंट के टुकड़े कोहरे में लिपटे हुए लग रहे थे, जबकि बाकी रात के अंधेरे में ढके हुए लग रहे थे, जिससे उन्हें पहचानना नामुमकिन था। केवल मुट्ठी भर चीजें ही समझ में आ रही थीं। फ्रांका के नज़ारे कहीं ज्यादा साफ थे। खासकर पिछले 1 या 2 हफ्तों में लूमियन सब कुछ देख सकता था, सिवाय उन नज़ारों के जिनमें एवरनाइट नेशन, मैडम जजमेंट और डीमोनस ऑफ ब्लैक जैसी हाई लेवल हस्तियां शामिल थीं। अपनी खोजपूर्ण ऑब्जर्वेशन के दौरान लूमियन अचानक चौंक गया। कुछ सेकंड बाद उसने परेशान होकर अपनी नजरें हटा लीं। क्या बात है? फ्रांका ने जिज्ञासा और चिंता के साथ पूछा।
अगर तुम अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज का खुलासा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मदाम हेला के सामने फेट अप्रोप्रिएटर की सिचुएशन और पोटेंशियल एबिलिटीज के बारे में पूछने के लिए बहुत ज्यादा उतावली हो गई थी। लूमियन अपनी थूक घोटने से खुद को नहीं रोक सका। खुद को संभालते हुए उसने हेला की नजर से नजर मिलाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं अब सिर्फ लक को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मैं सीधे तौर पर आप में से हर एक से संबंधित फेट रिवर को देख सकता हूँ। ये मेन कोर्स से लेकर ट्रिब्यूटरीज तक फैली हुई है, लेकिन ज्यादातर धुंधली हैं। मैं इसे केवल तभी साफ तौर पर डिटेक्ट कर सकता हूँ जब मैं अपनी फेट हंटिंग एबिलिटी का एक्टिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसमें एक टाइम कंस्ट्रेंट है। वाकई मैंने जो फेट रिवर ट्रिब्यूटरीज देखी उनमें से एक शायद मौत की ओर ले जाती है। लूमियन ने संक्षेप में अपनी शुरुआती थ्योरी सुनाई। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। अगर मौत अटल नहीं है तो इसे डेथ कैलामिटी कहा जाना चाहिए, फ्रांका ने टिप्पणी की। उसका ध्यान काले रंग के सिंबॉलिक मतलब पर था। डेथ कैलामिटी? लूमियन और हेला फ्रांका की ओर मुड़े, सफाई का इंतजार करने लगे। फ्रांका खुद पर हंस पड़ी। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप किसी ऐसी तबाही, संकट या घटना से निकल जाते हैं जो मौत का कारण बन सकती है तो आप जिंदा बाहर आ सकते हैं। मैं समझ गया, लूमियन ने कहने से पहले थोड़ा सोचा। फिर मैं इस एबिलिटी को आई ऑफ कैलामिटी कहूंगा, ऐसी आंखें जो डेथ कैलामिटीज को देख सकें। नाम का उसके लिए बहुत कम महत्व था, उसकी यूटिलिटी सबसे जरूरी थी। लूमियन ने फिर उस मिस्टिकल नॉलेज को अब्जॉर्ब किया जो एक फेट अप्रोप्रिएटर की शक्ति के साथ उसके शरीर में दाखिल हुआ था। एक फेट अप्रोप्रिएटर की कोर असल में फेट अप्रोप्रिएशन में थी जो 3 एबिलिटीज में बंटी हुई थी। पहली फेट अप्रोप्रिएशन थी। टारगेट की फेट रिवर को छूकर वो मनचाही किस्मत को हथिया सकता था और उसे निकाल सकता था। यह फॉलन मर्क्यूरी की क्षमताओं से कुछ अलग थी। किसी की किस्मत हथियाने के लिए उसे जान से मारने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें समय लगता था। संबंधित किस्मत जितनी कम वजनी होती, प्रक्रिया उतनी ही तेज होती, और इसके उलट भी। एक फेट फ्रैगमेंट का वजन टारगेट की ओवरऑल फेट में उसके महत्व को दर्शाता था। बेशक लूमियन किसी टारगेट को मारकर भी उसकी किस्मत के एक टुकड़े को हथिया सकता था। इसके अलावा टारगेट की ओवरऑल फेट बिना किसी और बदलाव के लॉक हो जाएगी। अप्रोप्रिएशन को पूरा करने का समय बहुत कम था। एक फेट अप्रोप्रिएटर के रूप में लूमियन अपने भीतर 2 फेट फ्रैगमेंट्स को कॉम्प्रेस कर सकता था, जो फॉलन मर्क्यूरी के इकलौते टुकड़े से बेहतर था। आमतौर पर 3 हो सकते थे, लेकिन लूमियन कोई डांसर नहीं रहा था, या उसने आर्म्स मंक की तरह काम नहीं किया था। उसने विशेष कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा सेट भी साइन नहीं किया था। मतलब इनएविटेबिलिटी डोमेन के शुरुआती 3 स्टेजेस के दौरान वो रोजाना की जिंदगी में पावर बेस्टोवर के बहुत कम करीब रहा था। उन शक्तियों के साथ मेल तुलनात्मक रूप से कमजोर था। अगर उसने एसेटिक की कोर स्पिरिट को विकसित नहीं किया होता तो शायद वो केवल एक ही फेट फ्रैगमेंट स्टोर कर पाता। दूसरी एबिलिटी फेट एक्सचेंज थी, जहां अपनी जमा की गई किस्मत को टारगेट की एक स्पेसिफिक किस्मत के बदले ट्रेड किया जाता था। आइडियली फेट फ्रैगमेंट्स का वजन मैच होना चाहिए, हल्के के लिए हल्का, भारी के लिए भारी। अगर नहीं तो एक्सचेंज काफी धीमा होगा, शायद 5 से 10 मिनट लगें। फेट फ्रैगमेंट का महत्व एक पहलू था, जबकि व्यक्ति के लिए उसका महत्व दूसरा। साथ में वे एक्सचेंज की स्पीड को प्रभावित करेंगे। फिर भी आमतौर पर यह सीधे संबंधित किस्मत को हथियाने की तुलना में तेज था, सिवाय किसी मारे गए टारगेट से किस्मत हथियाने के। चाहे वो फेट अप्रोप्रिएशन हो या फेट एक्सचेंज, उसे खत्म करने तक टारगेट पर हमला करने से रोकने वाली सीमाएं थीं। इस मामले में इसमें फॉलन मर्क्यूरी जैसी सुविधा और लचीलेपन की कमी थी। तीसरी एबिलिटी कंपेलिंग फेट थी। इसमें टारगेट के भविष्य को सीधे एक ट्रिब्यूटरी की ओर मजबूर करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी खर्च करनी पड़ती थी। मूल रूप से यह एबिलिटी इस तरह काम नहीं करती थी। ये मुख्य रूप से रिचुअल्स, कर्सेस और दूसरे तरीकों से टारगेट की फ्यूचर फेट को प्रभावित करती थी। फिर भी रीपर की ट्रेड के साथ जुड़ने के बाद ये सीधे किस्मत को मजबूर कर सकती थी। आई ऑफ कैलामिटी के साथ इस कॉम्बिनेशन ने लूमियन को कुछ संभावनाओं को पहचानने की अनुमति दी। बेशक सावधानीपूर्वक असेसमेंट के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि रीपर और फेट अप्रोप्रिएटर के रूप में उसकी ड्यूअल स्पिरिचुअलिटी केवल 2 कंपल्शंस की अनुमति दे सकती थी। एक फेट अप्रोप्रिएटर की कोर एबिलिटीज लक ट्रांसफरेंस स्पेल को गहरा और सुव्यवस्थित करना है। लूमियन ने एक ओवरऑल अप्रेजल दिया। फेट अप्रोप्रिएटर बनने पर वो एक कॉन्ट्रैक्टी के रूप में जितने कॉन्ट्रैक्ट सह सकता था उसकी लिमिट 12 तक पहुंच गई थी। एक एसेटिक होने की वजह से एंड्योरेंस भी काफी बढ़ गई थी। इसने लूमियन को भविष्य में अपनी कॉम्बैट स्टाइल को विविध बनाने और अपने संबंधित तुरुप के पत्तों को मजबूत करने के लिए 2 से 3 और कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटीज साइन करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो सच में सभी 12 साइन नहीं करेगा, 10 भी नहीं। वो एक एसेटिक की एंड्योरेंस से बाहर हो जाएगा।
लुमियन की पाद्रे गियोम बेने जैसा एक स्यूडो इंफीरियर बियॉन्डर बनने की कोई इच्छा नहीं थी, जिसकी कमजोरियों को आसानी से समझा जा सके और जिसकी हरकतों का अंदाजा लगाया जा सके। एक एस्थेटिक में एक और उल्लेखनीय बदलाव एक्सटर्नल फेट फ्रैगमेंट्स का जमा होना था। ये वास्तव में फेट अप्रोप्रिएटर का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। जहां तक एनिमल क्रिएशन स्पेल जैसे रिचुअल्स की बात है, उन्हें सुव्यवस्थित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लुमियन को पहले टारगेट को भेड़ में बदलने के लिए रिचुअल शीपस्किन से ढकना पड़ता था और मंत्र पढ़ना पड़ता था। अब वो उस शर्त को पूरा करने के लिए दूसरे पक्ष को ढकने के लिए ज्यादा सिंबॉलिक शीपस्किन का इस्तेमाल कर सकता था। डांसर के रूप में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी। लुमियन अब भयानक और अविश्वसनीय कारनामे कर सकता था। अगर आम लोग उसकी पड़ने वाली परछाइयों को देख लें तो वे उसे एक राक्षस समझेंगे। इसके अलावा लुमियन की स्पिरिचुअलिटी काफी हद तक बढ़ गई थी। सबसे बुनियादी पैमाना यह था कि वो 17 स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल्स तक कर सकता था। फिर भी फेट अप्रोप्रिएटर और रीपर दोनों का उसकी फिजिकल प्रावेस पर बहुत कम असर पड़ा। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद लुमियन ने मैडम हेला को धन्यवाद दिया और पूछा कि फ्रांका के साथ असली दुनिया में लौटने से पहले अगली कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी की मीटिंग कब होगी। द फूल का गोल्ड कॉइन जेना को वापस करने के बाद लुमियन ने संक्षेप में एक फेट अप्रोप्रिएटर की एबिलिटीज के बारे में बताया और कहा, कुछ फेट फ्रैगमेंट्स को सीधे तौर पर पहचानने की मेरी क्षमता को देखते हुए मैं मोरान अविग्नी को करीब से देखने के बाद ही कॉन्क्रीट प्लान तय करूंगा। ठीक है। फ्रांका ने पूरी तरह से हर उस कदम का समर्थन किया जो जोखिम को कम कर सके। लुमियन उठा और उसने फ्रांका और जेना से कहा, मैं पहले निकलूंगा। अपनी मिस्टिसिज्म गैदरिंग्स में ये पूछना मत भूलना कि क्या वहां हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन फॉर्मूला और मैचिंग बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स हैं। समझ गई। लुमियन को विदा करते हुए फ्रांका जेना की ओर मुड़ी उलझन में। वो थोड़ा अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या वो आमतौर पर जाने से पहले लोगों को उकसाता और तंज नहीं कसता? जेना को भी ये अजीब लगा और वो गहरे सोच में डूब गई। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। जेना ने अपने हाथ में मौजूद किताब की ओर देखा और सोचते हुए कहा, शायद उसे अभी अभी बूंद की शक्ति मिली है और वो स्टेबल हालत में नहीं है। उसे जल्दी वापस जाकर आराम करने की जरूरत है। फ्रांका ने समझदारी में सिर हिलाया। सही बात है। वो इस पर ज्यादा देर नहीं रुकी या उसने फिक्र नहीं की। रात सुहानी थी और वो इसे ऐसे मामूली मामलों पर बर्बाद नहीं कर सकती थी। डॉट 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 एवेन्यू डू बुलेवार्ड, चाम्स एलिसीज के रोज कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर। होटल के सिग्नेचर इंडोर गोल्डन फाउंटेन के सामने कई पत्रकार खड़े थे जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री मोरान अविग्नी के आने का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने लोएन किंगडम के डेलीगेशन के साथ बातचीत खत्म की थी। लुमियन ने पहले से तैयार ब्लैक ट्वीड कोट और हाफ टॉप हैट पहन ली थी। उसने बिना ट्राइपॉड के एक किराए का नया ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा पकड़ा हुआ था। अपने साधारण राहगीर जैसे रूप के साथ वो एक फेक रिपोर्टर के रूप में इन लोगों के बीच घुल मिल गया। चैप्टर 704 फ्रैगमेंट ऑफ फेट। कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स ने समय बीतने के बावजूद बेताबी या असंतोष का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे ऐसी सिचुएशंस के आदी थे। आखिरकार रोज कॉन्फ्रेंस हॉल के भारी दरवाजे खुले, जिससे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री मोरान अविग्नी दिखाई दिए। एक शार्प फॉर्मल सूट पहने हुए, उनकी डार्क ग्रे आंखें और तराशे हुए नक्श तब उभर कर सामने आए जब वे लोअन किंगडम के डेलीगेशन के लीडर के साथ बाहर निकले। स्नैप स्नैप, तेज कैमरा फ्लैशेस की बौछार ने नजारे को रोशन कर दिया और मोरान अविग्नी ने रिपोर्टर्स की तरफ शालीनता से हाथ हिलाकर जवाब दिया। लुमियन भीड़ के बीच छिपकर मोरान अविग्नी को दूर से ऑब्जर्व करने लगा और आगे की तरफ धक्का मुक्की करने से बचा। कैमरे की आड़ में उसकी नीली आंखें तेजी से सिल्वर ब्लैक रंग में बदल गईं। आई ऑफ कैलामिटी। लुमियन की एनहांस्ड विजन में मोरान अविग्नी के शरीर पर पारे की एक नदी दिखाई दी जो ईथरी पानी की बूंदों से बनी थी। हर बूंद जटिल, आपस में जुड़े हुए सिंबल से सजी थी। जैसे ही मोरान अविग्नी ने इंटिस रिपब्लिक और लोअन किंगडम के बीच विभिन्न इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन समझौतों की घोषणा करते हुए एक संक्षिप्त भाषण दिया, लुमियन ने बारीकी से मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री के अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण किया और हर पारे जैसी बूंद के भीतर छिपे फेट फ्रैगमेंट्स को उजागर किया। अतीत जितना दूर था, अस्पष्टता उतनी ही ज्यादा थी। लुमियन ने पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसने मोरान अविग्नी को सरकार द्वारा दी गई एक विला में रहते हुए देखा, जो ट्रायर की कैफे पॉलिटिक्स का उदाहरण देते हुए राज्य के मामलों पर चर्चा करने के लिए कैफे में साप्ताहिक सभाओं में भाग लेते थे। इसके अलावा लुमियन ने मोरान अविग्नी को सैलून, बॉल्स, भोज, ओपेरा, संगीत कार्यक्रमों, थिएटरों और कला प्रदर्शनियों में भाग लेते देखा। मिनिस्टर ने पोलो, पोकर, उपनगरों में शिकार और गणिकाओं के साथ छेड़खानी का आनंद लिया। उन्होंने अपनी स्थिति का इस्तेमाल एहसान हासिल करने के लिए किया, जैसे कि अपने एक प्रेमी के पति को इंटिस इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक की सदर्न कॉन्टिनेंट शाखा के डेप्यूटी जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त करना, जो अपनी प्रतिष्ठा
उदार मुआवजे और प्रभाव के लिए जाना जाने वाला एक प्रतिष्ठित पद था। एकमात्र कमी ये थी कि 2 से 3 साल के लिए ट्रायर छोड़कर सदर्न कॉन्टिनेंट जाने की आवश्यकता थी, शुरू में बिना जीवन साथी और बच्चों के साथ के। ये ऑब्जर्वेशंस ट्रायर के सम्भ्रांत समाज के बारे में लुमियन की पहले से बनी धारणाओं के साथ पूरी तरह मेल खाती थीं। धुंधले फ्रैगमेंट्स के बीच 2 विशेष घटनाओं ने लुमियन का ध्यान खींचा। एक में मोरान अविग्नी अपने स्टडी में अकेले बैठे थे, एक दस्तावेज को ध्यान से पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने एक नोट लिखा और पास के एक आईने की ओर हाथ बढ़ाया। उनका हाथ, जो निराकार लग रहा था, कांच की सतह से होकर गुजरा और नोट को उसके भीतर रख दिया। दूसरे में वेस्ट लॉन्ग्स फॉरेस्ट में शिकार के दौरान मोरान अविग्नी की एक अपरिचित व्यक्ति के साथ क्षणिक मुलाकात दिखाई गई। जिस चीज ने लुमियन की दिलचस्पी जगाई वो थी इस फ्रैगमेंट को घेरने वाला पतला सफेद कोहरा जो इसे अस्पष्ट बना रहा था। ये अजीब अस्पष्टता फेट फ्रैगमेंट्स के सामान्य धुंधलेपन से अलग थी। पहला फ्रैगमेंट मोरान अविग्नी की मिरर पर्सन के रूप में पहचान की पुष्टि करता था। ईश्वरीय 22 रास्तों में से आईने के जादू में कुशल डीमोनेसेस सीक्वेंस 4 डेमीगॉड्स का पद प्राप्त करने तक आईनों के माध्यम से जानकारी या वस्तुएं नहीं भेज सकती थीं। यदि मोरान अविग्नी एक डेमीगॉड लेवल डीमोनेस होते तो एक पुरुष के रूप में उनका अस्तित्व असंभव होता। लुमियन केवल 2 संभावनाओं का अंदाजा लगा सकता था। पहला, मिरर पीपल के पास आईनों पर जन्मजात महारत थी जो आईने के जादू के मामले में डीमोनेसिस से भी आगे थी। दूसरा, मोरान अविग्नी मूल रूप से डेमीगॉड लेवल पर एक डीमोनिस थे जिन्होंने बाद में एक हायर सीक्वेंस हंटर पोशन पिया था जिससे वे सफलतापूर्वक एक पुरुष में बदल गए। इसका मतलब ये था कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री कम से कम एक सीक्वेंस 3 सेंट थे, यदि एंजल नहीं। फ्रांका और दूसरों द्वारा इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी, 007 द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्ट फेट फ्रैगमेंट्स को देखते हुए लुमियन ने निष्कर्ष निकाला कि मोरान अविग्नी ने कभी भी हंटर से जुड़े गुण नहीं दिखाए थे। वे निस्संदेह एक मिरर पर्सन थे, हालांकि एक असाधारण व्यक्ति। दूसरा फेट फ्रैगमेंट लुमियन को अपनी अनूठी विशेषता के कारण दिलचस्प लगा। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती थी, लेकिन इसे समझना फिलहाल उसके बस से बाहर था। मोरान अविग्नी के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए लुमियन ने अनगिनत संभावित भाग्य की सहायक नदियों की जांच की। जैसा कि अनुमान था, एक सहायक नदी पर हल्का काला रंग था। पारे जैसी ये शाखा कई अन्य की तरह एक निजी गाड़ी में मोरान अविग्नी के इंटरव्यू और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में वापसी का रिहर्सल कर रही थी। हालांकि ये तब अलग हो गई जब अपने कार्यालय में प्रवेश करने और कुछ देर बैठने के बाद मोरान अविग्नी स्वेच्छा से कोट रैक के पास वाले पूरे शरीर के आईने में चले गए और गायब हो गए। लुमियन की दूरदर्शिता इससे आगे नहीं बढ़ी। अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर लुमियन ने निष्कर्ष निकाला कि यदि मोरान अविग्नी दोपहर से पहले आईने की दुनिया में कदम रखते हैं तो उन्हें जानलेवा आपदा का सामना करना पड़ेगा। फिर भी मोरान अविग्नी द्वारा ऐसा कदम उठाने की संभावना बहुत कम थी। भाग्य की अनगिनत सहायक नदियों में से केवल एक ही इस संभावना को दर्शाती थी। निश्चित रूप से यदि लुमियन पकड़े जाने के जोखिम को नजरअंदाज कर दे तो वह मोरान अविग्नी के भविष्य में हेरफेर करने के लिए अपनी लगभग आधी स्पिरिचुअलिटी का उपयोग कर सकता है और उसे उस विशिष्ट सहायक नदी की ओर मोड़ सकता है। हालांकि ऐसा करना व्यर्थ होगा। आईने की दुनिया में मोरान अविग्नी का अंत केवल उन्हें उनकी लाश तक पहुंचने और स्पिरिट चैनलिंग रिचुअल करने से रोकेगा। डीमोनेस ऑफ ब्लैक के पास भी आईने की दुनिया में प्रवेश करने की क्षमता होने की संभावना है। हालांकि उनके स्पिरिट चैनलर होने के कारण प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना असंभव साबित होगा। भले ही फ्रैंका ने पूरी तरह से उनका भरोसा जीत लिया हो, कुछ ज्ञान तब तक अज्ञात रहेगा जब तक वो एक विशिष्ट सीक्वेंस प्राप्त नहीं कर लेती। लुमियन ने मोरान अविग्नी के हाव भाव को देखा जो इंटरव्यू के समापन का संकेत दे रहे थे और उनके अंगरक्षकों ने पत्रकारों के बीच से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। नतीजतन लुमियन ने आई ऑफ कैलामिटी का उपयोग करना बंद कर दिया और अपना मुखौटा बनाए रखते हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची। इसके बाद वो धीरे धीरे पत्रकारों की भीड़ से पीछे हट गया और सार्वजनिक शौचालय की ओर चल दिया। उसने कैमरे को अपने ट्रैवलर्स बैग में छिपा दिया, लाई पहन लिया और वापस सीएल डुबुआ में बदल गया। एक अतिथि के रूप में उसने चैम्प्स एलिसीज के एनेक्स रेस्तरां में प्रवेश किया। फ्रांका वहां उसका इंतजार कर रही थी। वेटर के पीछे अपने निर्धारित स्थान पर जाते समय लुमियन ने एक पुरुष और एक महिला को कॉफी पीते देखा। महिला के पास काले बाल, भूरी आंखें और एक आकर्षक सुंदरता थी। उसकी पोशाक ने उसकी थोड़ी अतिरंजित आभा को और उभार दिया था। पुरुष इसके विपरीत साधारण दिखाई देता था। उसने एक डबल ब्रेस्टेड फलालैन कोट, झुर्रीदार पैंट, बकल्ड लेदर बूट्स और मुलायम फर से सजी एक टॉप हैट पहनी थी जो हाल के समय में ट्रायल के बैंकरों और फाइनेंसरों का पसंदीदा पहनावा था। लुमियन ने देखा कि पुरुष और महिला धन की किसी आभा की ओर आकर्षित नहीं थे। इसके बजाय उसने विदेशी नक्श वाली खूबसूरत महिला को पहचान लिया। वो जाहिर है उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने केवल गोस्ट फेस में उसकी तस्वीर देखी थी। वो पर्ल थी,
लोइन की एक थिएटर अभिनेत्री और ट्रायर की एक गणिका। डुवार, जो डुवार्स ब्रॉथ के आविष्कारक और सम्मानित रेस्तरां के मालिक थे, उन्होंने एक बार उन पर काफी बड़ी रकम खर्च की थी। उन्होंने उसकी वजह से आत्महत्या की कोशिश भी की थी, हालांकि वे असफल रहे थे। फिलहाल पर्ल और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसे बैंकर माना जा रहा था, उन्होंने अभी तक अपना भोजन शुरू नहीं किया था। वे बस अपनी कॉफी का स्वाद ले रहे थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पर्ल का खाली कॉफी कप उठाया और कॉफी के अवशेषों की ओर इशारा किया, लुमियन के लिए अज्ञात कुछ समझाते हुए। गणिका ध्यान से सुन रही थी। जैसे ही वो पास से गुजरा, लुमियन की तेज इंद्रियों ने उसे थोड़ी देर के लिए बातें सुनने की अनुमति दी। उसने तुरंत समझ लिया कि वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसे बैंकर माना जा रहा था, कॉफी के अवशेषों से भविष्य बताने की कला में डूबा हुआ था। उच्च समाज में ये लोकप्रिय भविष्यवाणी पद्धति किसी खेल की तरह अधिक थी। यदि पीने के बाद बचे हुए कॉफी के अवशेष एक घेरा बनाते हैं, तो ये प्यार के हालिया संकेतों को दर्शाता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात सुनकर लुमियन चुपचाप आलोचना किए बिना नहीं रह सका। क्या आप ये सुझाव देने जा रहे हैं कि आप वही प्यार हैं जिससे वो मिलने वाली है? कोई भी अन्य महिला, यहाँ तक कि उस पुरुष के वास्तविक इरादों से वाकिफ होने पर भी, भविष्य के परिणामों में प्यार के संकेत मिलने पर गुप्त रूप से घबरा जाती। वे इसे भाग्य का मार्गदर्शन मान सकती थीं। कॉफी के अवशेषों द्वारा स्वाभाविक रूप से बने विभिन्न पैटर्न को किसी के भाग्य के बारे में संबंधित रहस्योद्घाटन माना जाता था, एक ऐसी धारणा जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था और जिसमें हेरफेर करना असंभव था। हालांकि पर्ल के एक अनुभवी गणिका के अनुभव और उसके साहसी व्यवहार को देखते हुए लुमियन के पास यह संदेह करने का कारण था कि उसने जानबूझकर पीने की तकनीक के माध्यम से कॉफी के अवशेषों को एक गोलाकार रूप में बदल दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद लुमियन को फ्रांका दिखाई दी। डीमोनेस ऑफ प्लेजर ने आज एक लेडी की तरह कपड़े पहने थे, जो इस मौके के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। लुमियन उसे पहचानने में लगभग विफल रहा। स्वाभाविक रूप से फ्रांका अभी भी ड्रेस पहनने से बचती थी, इसके बजाय उसने पैंट सूट चुना था। फ्रांका के खूबसूरती से सजे हुए बालों को देखकर, जो अब पोनीटेल में नहीं थे, लुमियन हंसा और टिप्पणी की, जेन्ना ने तुम्हारे बाल बनाए? बिल्कुल, फ्रांका ने जवाब दिया, अपमानित गुस्से के साथ नहीं, बल्कि गर्व की भावना के साथ। इससे पहले कि वे अपने ऑब्जर्वेशंस पर गहराई से चर्चा कर पाते, पास का एक वेटर आया और उन्हें दो एक जैसे मेनू दिए। अपनी आवाज धीमी करते हुए फ्रांका ने लुमियन को प्राचीन फेसाक में संबोधित किया, लंच सेट की कीमत 7 वर्ल्ड डीओर है। यदि हम व्यक्तिगत रूप से ऑर्डर करते हैं और कुछ अच्छी रेड वाइन का आनंद लेते हैं, तो हम दोनों का बिल कम से कम 50 वर्ल्ड डीडॉशर होगा। वो राशि मार्केट डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे धर्मपुत्र को आसानी से खिला सकती है। फ्रांका को ग्रैंड चैम्प्स एलिसीज का रेस्तरां न केवल महंगा लगा, बल्कि दिलचस्प भी लगा। इंटीशन में स्विच करते हुए फ्रांका ने वेटर से पूछा, कोई सिफारिश? वेटर, जो फ्रांका पर चोरी छिपे नजरें डाल रहा था, उसने उत्साह से जवाब दिया, क्या आप फर्थ फिश आजमाना चाहेंगी? ट्रायर में कुछ निजी भोजों के अलावा हम एकमात्र संस्थान है जो फर्थ फिश परोसते हैं। इसमें इतना खास क्या है? लुमियन ने पूछा। जिज्ञासा बढ़ गई। फ्रांका को संबोधित करते हुए वेटर ने समझाया, फर्थ फिश आधी झुलसी हुई दिखाई देती है और केवल ट्रायर की अंडरग्राउंड रिवर के एक विशिष्ट हिस्से में पाई जा सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले वे साधारण मछलियां थीं। एक दिन फर्थ नाम के एक व्यक्ति ने एक मछली पकड़ी और उसे पकाने के इरादे से अंडरग्राउंड रिवर के पास एक फ्राइंग पैन रखा। प्रक्रिया के बीच में मछली फ्राइंग पैन से भागने और नदी में लौटने में कामयाब रही। वो जीवित बच गई और उसने कई वंशजों को जन्म दिया, जिनमें से सभी का रूप आधा झुलसा हुआ था। इस मछली की खाल सुगंधित रूप से भूरी और तैलीय होती है, फिर भी भीतर का मांस असाधारण रूप से नरम होता है। ट्रायर की अंडरग्राउंड रिवर, आधी जली हुई, जिंदा। लुमियन ने कीवर्ड्स निकाले और अचानक अटकलें लगाईं कि ये फोर्थ इपोक ट्रायर की हंटर शक्तियों के रिसाव का परिणाम हो सकता है। फ्रांका की ओर मुस्कुराते हुए उसने प्रस्ताव दिया, क्या हम एक एक मछली लें? ठीक है। फ्रांका पहले से ही इसे आजमाने पर विचार कर रही थी। चैप्टर 705 पास्ट। वेटर के उनके ऑर्डर के साथ एकांत मेज से जाने के बाद लुमियन ने अपना ट्राई कलर्ड लिक्योर उठाया, जो लाल, सफेद और नीले रंगों का एक वाइब्रेंट मिक्स था, और एक घूंट लेने से पहले फ्रांका के साथ गिलास टकराया। ये पक्का करने के लिए कि कोई सुन न सके, उसने चारों ओर नजर डाली और चुपचाप मुरान अविग्नी के डिटेल्ड फेट फ्रैगमेंट्स के बारे में बताया। जैसे जैसे फ्रांका सुनती गई, उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलते गए और उसकी सुंदर भौहों पर एक शिकन आ गई। वो सफेद पतला कोहरा जिसका तुमने जिक्र किया, वो मुझे किसी चीज की याद दिलाता है, उसने कहा। क्या उसका स्वभाव मर्क्यूरियल और लगातार बदलने वाला है? लुमियन ने सिर हिलाने से पहले थोड़ा विचार किया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। फ्रांका ने एक हल्की आह भरी। तो फिर ये वही फिनोमिनन होना चाहिए। तुम्हें याद है,
मैंने तुम्हें जेना और अपने बारे में बताया था कि मिस्टिसिज्म गैदरिंग में गायब हुए डीप वैली क्लॉइस्टर के गेटकीपर के उस एंट्रस्टी द्वारा हमारा पीछा किया जा रहा था, वही जिससे आखिर में हमारी लड़ाई हुई थी। खैर, जब मैंने उस आदमी की स्पिरिट को चैनल किया और उसके ऑर्गेनाइजेशनल टाइज के बारे में पूछा तो उसकी फिजिकल फॉर्म और स्पिरिट अचानक फट गई। धमाके से मेरा आईना चटक गया, लेकिन टूटने से ठीक पहले वो उसी पतली मर्क्यूरियल सफेद धुंध से भर गया था। फ्रांका रुकी और अपने विचारों को समेटा। मैंने जो जानकारी आगे बढ़ाई थी उसके अनुसार डीप वैली टाउन की अपनी जांच के दौरान 007 का सामना इसी तरह के कोहरे से हुआ था। कार्बोनारी के लीडर एल्बर्ट गॉनकोट को भी वहां देखा गया था। जैसा कि तुम जानते हो, हॉस्टल प्लान के दौरान दंगों को भड़काने में कार्बोनारी ने एक भूमिका निभाई थी। उनका दूसरा लीडर, जो जनरल फिलिप के नाम से काम कर रहा है, उसने उस विशेष स्कीम का नेतृत्व किया था। लूमियन ने तेजी से उन कड़ियों को जोड़ दिया जिन्हें फ्रांका सामने रख रही थी। तो तुम्हें शक है कि कार्बोनारी कई इविल गॉड कल्ट्स के साथ मिला हुआ है। ये अजीब सफेद धुंध उनमें से एक से जुड़ी है और मोरान अविग्नी भी इस ग्रुप के साथ उलझा हुआ है। इसका मतलब है कि वेस्ट लॉन्ग्स फॉरेस्ट में उसके साथ हमारी तथाकथित इत्तेफाकन मुलाकात कुछ भी थी, पर इत्तेफाक नहीं थी। बिल्कुल। फ्रांका ने अपनी लिक्योर का एक और घूंट लिया। और इन मिरर पीपल का आखिरी मकसद क्या है? पक्का सिर्फ अपने ओरिजिनल्स को रिप्लेस करना तो नहीं होगा। गार्डनर मार्टिन का मिरर वर्जन असली वाले को सफल करने में नाकाम रहा था। जाहिर है उसने अपने काउंटरपार्ट से निपटने के लिए हॉस्टल प्लान का इस्तेमाल किया था। लेकिन मोरान अविग्नी, जो खुद भी एक मिरर पर्सन है, उसने दशकों पहले चुपचाप असली वाले की जगह ले ली थी। यहाँ तक कि एक नाजायज बेटी का पिता भी बना और एक आरामदायक जीवन जी रहा है। फिर कल्ट्स के साथ सहयोग क्यों? मुस्कुराते हुए लूमियन ने जवाब दिया, मिरर पीपल के एक समूह के रूप में लक्ष्य बनाम व्यक्तियों के रूप में लक्ष्य अलग होने तय हैं। जांच करने पर पहले वाले का पता चल जाना चाहिए। फोर्थ इपोक ट्राया में मिरर गार्डनर मार्टिन ने अपनी वफादारी और किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा का जिक्र किया था जिसके पास सभी जवाब हैं। उस व्यक्ति की पहचान जानने से हमें मिरर पीपल के आखिरी मकसद का पता चल जाना चाहिए। फ्रांका ने संक्षेप में सहमति जताई। हम इस अजीब धुंध के इर्द गिर्द अपने अगले कदम प्लान कर सकते हैं। मिरर पीपल के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मोरान अविग्नी से निपटना होगा, जो पहले से ही एक लीड है, और उसे पकड़ना या उसकी स्पिरिट को चैनल करना दूसरे अवसर पेश कर सकता है। फ्रांका मुस्कुराई। लगता है 007 फिर से व्यस्त होने वाला है। मोरान अविग्नी पर उनकी चर्चा पूरी होने के बाद लूमियन ने कुछ भुना हुआ प्री मील ब्रेड उठाया और चबाते हुए गणिका पर्ल के साथ अपनी मुलाकात और उस कॉफी ग्राउंड डिविनेशन के बारे में बताया जिसका वो गवाह बना था। उसके डीमोनेस होने की संभावना नहीं है, फ्रांका ने निष्कर्ष निकाला। उसकी आवाज में निराशा की हल्की झलक थी। लूमियन के डिस्क्रिप्शन और पर्ल की उपस्थिति पर रिएक्शन के आधार पर वो बता सकती थी कि गणिका एक डीमोनेस नहीं थी। जब तक कि जानबूझकर बदसूरती का ढोंग न किया जाए, एक डीमोनेस के आकर्षण को छिपाना नामुमकिन था। यहाँ तक कि गे पुरुष भी कुछ एक्स्ट्रा नजरें डालने से खुद को नहीं रोक सकते थे। बिल्कुल नहीं। लूमियन अचानक रुका। उसे कुछ याद आया। कैजुअल बातचीत की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या कॉफी ग्राउंड डिविनेशन वास्तव में कोई मिस्टिकल महत्व रखता है? क्या ये सच में कोई रेवलेशन दे सकता है? फ्रांका ने अपना ब्रेड खत्म किया, रंगीन लिक्योर का एक और घूंट लिया और मुस्कुराई। बेशक इसमें मिस्टिसिज्म शामिल है। किस्मत पढ़ने के उसके हुनर की तुलना में लूमियन के डिविनेशन ज्ञान की कमी को देखते हुए फ्रांका ने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ समझाया, तुम्हें डिविनेशन को किसी पवित्र, अप्राप्य, ऊंचे दर्जे पर रखने की जरूरत नहीं है। हमारी एस्ट्रल प्रोजेक्शंस लगातार स्पिरिट वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करती हैं, जानकारी हासिल करती हैं और रेवलेशंस प्राप्त करती हैं। ये विभिन्न रूपों के माध्यम से वास्तविकता में प्रतिबिंबित होते हैं। ये बियॉन्डर्स और साधारण लोगों दोनों के लिए सच है। लेकिन जो लोग डिविनेशन में कुशल नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से रेवलेशंस प्राप्त करने या प्रभावी ढंग से उनकी व्याख्या करने में संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बियॉन्डर खाना खाते समय मछली की हड्डी से घुटता है, तो वे जल्दी ही समझ जाएंगे कि ये उनकी आत्मा की ओर से एक चेतावनी है, जिसमें व्याख्या की जरूरत वाला एक रेवलेशन छिपा है। लेकिन अगर आम लोगों को वही अनुभव होता है, तो वे बस यही सोचेंगे कि वे बदकिस्मत थे या लापरवाह थे। ये इतना अलग नहीं लगेगा कि गहरी सोच या उसे समझने की जरूरत पड़े। बेशक, मछली की हड्डी का फंसना हमेशा आध्यात्मिक चेतावनी का संकेत नहीं देता। आमतौर पर यह सिर्फ देखभाल की कमी होती है। कुशल डिवाइनर्स एक सच्चे रेवलेशन और एक यादृच्छिक घटना के बीच का अंतर बता सकते हैं। जो कुशल नहीं हैं, वे अक्सर ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे वे खुद को डरा लेते हैं और उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में चिंताजनक है। उनके आगामी मछली के कोर्स को देखते हुए फ्रांका ने एक मिलता जुलता उदाहरण इस्तेमाल किया था। लूमियन ने सिर हिलाया और डिविनेशन की स्पष्ट समझ हासिल की।
उसने सोच समझकर पूछा, तो पीने के तरीके पर जानबूझकर नियंत्रण के बिना कॉफी ग्राउंड पैटर्न्स कुछ प्रकट कर सकते हैं, लेकिन साधारण लोगों की व्याख्या गलत हो सकती है? बिल्कुल, फ्रांका ने उत्साह से कहा। सबसे तर्कसंगत वातावरण में दशकों से लोकप्रिय कॉफी ग्राउंड डिविनेशन वास्तविकता के बहुत करीब आ सकता है। प्रत्येक डिविनेशन सत्र स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस को तब तक बेहतर बना सकता है जब तक कि हर ग्राउंड फॉर्मेशन का अर्थ निश्चित रूप से स्थापित न हो जाए। फिर नियमित लोग भी उचित सटीकता के साथ व्याख्या कर सकते हैं। दुख की बात है कि वास्तविकता शुद्ध तर्क का कोई किला नहीं है। कॉफी डिविनेशन में विश्वास करने वाले अवचेतन रूप से गलत व्याख्याओं को भी सच करने के लिए काम करते हैं। न मानने वाले साफ तौर पर देखते हैं कि व्याख्याएं मेल नहीं खाती। ये विरोधाभासी दृष्टिकोण आपस में उलझ जाते हैं, जिससे स्टैंडर्ड और विश्वसनीय जवाबों का संहिताकरण रुक जाता है। अंत में ये सिर्फ एक खेल है। जैसे जैसे वे बातचीत करते रहे, वेटर ने विभिन्न व्यंजन परोसे और तय प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की गई प्लेटें साफ की। तली हुई फर्ट फिश बाद में मेन कोर्स के रूप में आई। लुमियन ने एक टुकड़ा काटा और उसे चखा झुलसे हुए, और तैलीय स्वाद के एक दिलचस्प मिश्रण के साथ नरम मांस, काली मिर्च और नमक की सीजनिंग बिल्कुल सही थी। स्वादिष्ट, फ्रांका ने तारीफ की। और गर्म भी। लुमियन को भी एक गर्माहट की लहर अपने भीतर फैलती महसूस हुई जैसे ही फर्थ फिश उसके पेट में पहुंची। वाकई कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं, उसने फ्रांका को छेड़ते हुए निष्कर्ष निकाला। बस बहुत तेज मत खाना नहीं चाहता कि तुम हड्डी से घुट जाओ। फ्रांका हंसी। तुम्हें लगता है कि कुछ हड्डियां मेरा दम घोट सकती हैं? वेटर के जाने की पुष्टि करने के लिए चारों ओर नजर डालते हुए उसने पूछा। मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ सोच रही हूँ। मैं अभी भी अनुष्ठानों और श्रापों का उपयोग करके किसी टारगेट के भविष्य को प्रभावित करने बनाम सीधे फेट चेंज को मजबूर करने के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रही हूँ। मैं अनुष्ठान वाला हिस्सा समझती हूँ। ये टारगेट के खून, करीबी रिश्तेदारों, कुछ वस्तुओं और भविष्य को बदलने के लिए मिस्टिकली महत्वपूर्ण संपर्क पर निर्भर करता है। लेकिन वो एक श्राप से कैसे अलग है? लुमियन ने समझाने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। फेट अप्रोप्रिएटर्स के मिस्टिसिज्म ज्ञान में एक श्राप नियति का श्राप है। अनुष्ठानों की तुलना में श्राप सरल होते हैं, जिनमें कम आवश्यक शर्तें होती हैं, लेकिन यह अंतिम प्रभाव को काफी सीमित कर देता है। कुछ भी बहुत विचित्र हासिल नहीं किया जा सकता। इनेविटेबिलिटी से नवाजे गए कई लोग इस प्रकार के श्राप को मैग्निफाइड फेट कहना पसंद करते हैं। यह केवल अगले 10 सेकंड के भीतर भाग्य की सहायक नदियों को टारगेट कर सकता है और वर्तमान वातावरण और परिस्थितियों के साथ मेल खाना चाहिए। उन आवश्यक शर्तों को पूरा करना नियति के श्राप को सफल होने में सक्षम बनाता है, और टारगेट की गई सहायक नदी को पहले स्थान पर प्रकट होने की एक निश्चित संभावना की जरूरत होती है, वरना सफलता की दर गिर जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो कोई पहले कुछ संभावनाओं को सक्षम करने के लिए वातावरण का उपयोग करता है या उसे बदलता है, फिर उन संभावनाओं को बड़ा कर देता है, यह मानते हुए कि वे शुरू से ही बेहद असंभव नहीं थीं। लुमियन ने फ्रैंका की ओर देखा, शरारतपूर्ण उदाहरण देते हुए अपना दाहिना हाथ इशारा करने के लिए उठाया। उदाहरण के लिए, जब तुम मछली खा रही हो तो मैं हड्डी से तुम्हारे घुटने की संभावना को बढ़ाने के लिए श्राप का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्सी के अचानक गिरने की संभावना को नहीं बढ़ा सकता, जिससे लकड़ी की फांस तुम्हें चुभ जाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, फ्रांका ठिठक गई और उसने 2 बार हांफते हुए सांस ली, जैसे उसका गला काम कर रहा हो। कुछ ही सेकंड में उसने खून से सनी मछली की हड्डी थूक दी। तुमने सच में ऐसा किया? फ्रांका बड़बड़ाई। किस्मत से मेरे सीक्वेंस में गले पर मजबूत नियंत्रण मिलता है। मैंने खुद इसे संभाल लिया। उह। फ्रांका अचानक रुकी। कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, वरना हम किसी डॉक्टर की मदद मांग रहे होते। कितनी शर्मनाक बात होती। लुमियन धीरे से हंसा। मैं उसे बाहर निकालने में मदद कर सकता था, सफल निकासी की भाग्य सहायक नदी को बढ़ाकर। फ्रांका कुछ देर के लिए अवाक रह गई। फर्थ फिश का एक और निवाला खाने के बाद उसने सिर हिलाया। मैं अब अंतर समझ गई हूँ। श्राप या मैग्नीफाई युद्ध के लिए उपयुक्त हैं। वे मुख्य रूप से दुश्मनों के साथ हस्तक्षेप करने और उन्हें प्रभावित करने के लिए हैं, न कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ हासिल करने के लिए। अनुष्ठान पहले से किए जाते हैं। सही वस्तुओं के साथ वे काफी हद तक किसी टारगेट की नियति को मनचाही दिशा में मोड़ सकते हैं, लेकिन केवल एक सामान्य दिशा में, लुमियन ने जोड़ा। कोई वास्तविक सटीकता नहीं। मैं किसी का दिन खराब कर सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य के सटीक स्वाद को तय नहीं कर सकता। फ्रांका ने सिर हिलाया। तो फेट को मजबूर करना लाइव युद्ध के लिए एक सुव्यवस्थित अनुष्ठान की तरह है, जो अभी भी शक्तिशाली है। शायद उससे भी ज्यादा मजबूत और सटीक प्रभाव, लुमियन ने सोचा। इसके अलावा जब फेट अप्रोप्रिएटर और रीपर आपस में जुड़े तो कई क्षमताएं अनोखे तरीकों से बदल गईं और उनके साथ संबंधित मिस्टिकल ज्ञान भी आया।
मैं पूरी तरह से जन्मजात और व्यक्तिगत के बीच अंतर नहीं कर सकता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि आई ऑफ कैलामिटी और कंपेलिंग फेट रीपर से आए हैं। उन्होंने अपने बाकी लंच का आनंद लिया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, लूमियन ने आधी खाई हुई फर्थ फिश की ओर इशारा किया और वेटर को निर्देश दिया, मैं चाहूंगा कि इसे ले जाने के लिए पैक कर दिया जाए। वेटर ने बिना किसी सवाल के सम्मानपूर्वक पालन किया। फ्रांका चिढ़ाते हुए मुस्कुराई। कितने किफायती हो तुम। लूमियन हंसा। एक गॉडफादर से यही उम्मीद की जाती है। इसके अलावा मैं उत्सुक हूं कि ये मछली इतनी खास क्यों है। चैप्टर 706 द यूटिलिटी ऑफ डेलिकेसीज। क्वार्टियर डिला कैथेड्रल कमेमोरेटिव में रू ओरोसे के एक दूसरे अपार्टमेंट में लुमियन ने लुडविग के सामने ठंडी फर्थ फिश रखी। लुडविग की आंखें चमक उठीं जब उसने उस उत्तम लकड़ी के बक्से में पैन फ्राइड फिश देखी। वो जल्दी से लुगानो की ओर मुड़ा, जो उसका इशारा समझ गया, और उसने एक बच्चे के इस्तेमाल वाला चाकू और कांटा उसे थमा दिया, जिसे उसने नए किराए के कमरे में पाया था। लूमियन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और लुडविग को मछली के बाकी आधे हिस्से को टुकड़ों में काटते हुए देखने लगा। वो मांस को हड्डियों के साथ चबाकर निगल रहा था। लूमियन के पूछने का इंतजार किए बिना लुडविग ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जैसे वो मजा ले रहा हो, और कहा, फर्थ फायरफिश एक म्यूटेटेड मछली है जो फोर्थ ईपॉक ट्रायर से निकलने वाले करप्शन का नतीजा है। इसकी नस्ल 769 साल पहले स्टेबल हो गई थी और ये मुख्य रूप से अंडरग्राउंड मदार रिवर के डैंड्रो सेक्शन में रहती है। इसके मांस और खून को विभिन्न सनफ्लावर्स के साथ मिलाकर एक वार्म कॉकटेल बनाया जा सकता है। इसे पीने के बाद कोई आधे घंटे के लिए एक निश्चित सीमा तक ठंड के असर को झेल सकता है। एक फर्थ फायरफिश जो 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रही है, वो स्पिरिचुअलिटी से भरपूर इंग्रेडिएंट है। इसके मांस हंटर पाथवे के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के खून, बर्फ और नींबू के रस का उपयोग करके कोई आइस लेमन फिश फिलेट्स पका सकता है। पहली बार जब कोई इन्हें खाता है तो वे स्थायी रूप से आग से कम नुकसान का आनंद लेते हैं। उन्हें बाद में खाने से असर बढ़ जाएगा, लेकिन यह केवल आधे घंटे के लिए रहता है। लूमियन ने समझदारी में सिर हिलाया। फ्रैंका के शब्दों में, पहली बार खाने पर यह कुछ परमानेंट फायर रेजिस्टेंस जोड़ता है। बाद के एनहांसमेंट्स टेम्पररी होते हैं। लुगानो दंग रह गया। लुडविग वास्तव में खाना बनाना जानता है। इसके अलावा इसमें सुपर पावर्स के साथ खाना बनाना शामिल है। क्या मैं उसे स्पिरिचुअलिटी से भरपूर इंग्रेडिएंट्स दिलाने में मदद कर सकता हूँ, और क्या वो मेरे लिए भी ऐसी ही डेलिकेसीज बना सकता है? ऐसा लगता है कि ये मेरी कुछ एबिलिटीज को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम है। लुडविग के अपना भोजन समाप्त करने के बाद लूमियन को अचानक कुछ याद आया। फ्रैंका के डीमोनेस ऑफ अफ्लिक्शन में एडवांस करने के रिचुअल में 15 मिनट के लिए बिना किसी सब्स्टिट्यूट के सूली पर जलाया जाना और पागल हुए बिना जीवित रहना शामिल था। अगर फ्रैंका अपनी फायर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए फर्थ फायरफिश की आइस लेमन फिश फिले खाती है, तो भले ही दर्द कम ना हो, लेकिन जलने से बचने की उसकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जब समय आएगा वो रिचुअल से पहले कुछ और टेम्पररी तौर पर खा सकती है। लूमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसने जल्दी से अपना मन बना लिया। आज वो अंडरग्राउंड ट्रायर जाएगा ताकि उस फर्थ फायरफिश को खोज सके जो 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रही थी। अपने ट्रैवलर्स बैग से लूमियन ने अंडरग्राउंड ट्रायर का एक नक्शा निकाला, जिसे उसने अपनी यादों से फिर से बनाया था, जो उस नक्शे से लिया गया था जिसे गार्डनर मार्टिन ने एक बार दिखाया था। उसने मदार अंडरग्राउंड रिवर के डैंड्रो सेक्शन की तलाश की। जैसे ही लूमियन ने नक्शे की जांच की, उसने मुस्कुराते हुए लुडविग से पूछा, तुम्हें सोर्स का सटीक नाम कैसे पता? क्या फर्थ फायरफिश को उन नदियों का ज्ञान होता है जिनमें वे रहती हैं? लुडविग ने अपने होंठ चाटे। वो अभी असंतुष्ट था। वाकई उन्हें होता है। सालों की मछली पकड़ने से इंसान अनिवार्य रूप से नदियों के नाम और विशिष्ट वर्गों का जिक्र करते हैं। भले ही फर्थ फायरफिश मतलब नहीं समझती, लेकिन बार बार इसके संपर्क में आने पर वे अपनी संबंधित कोशिकाओं में सहज रूप से इस जानकारी को बनाए रखती हैं। दिलचस्प। लूमियन ने मजाक में सवाल पूछा था। उसे इतने गंभीर जवाब की उम्मीद नहीं थी। अपनी ओर इशारा करते हुए उसने जिज्ञासावश पूछा, क्या आइस लेमन फिश फिले खाने से मुझे होने वाला बर्न डैमेज कम हो जाएगा? एक रीपर के रूप में आग उसे तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाती है। लुडविग ने उस उत्तम लकड़ी के बक्से से मछली का एक बहुत छोटा सा अंश उठाया, जो चावल के दाने से बड़ा नहीं था, और उसे लूमियन को दिखाया। केवल इतना ही। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने तुरंत वो निवाला अपने मुंह में डाल लिया। खैर, ये कुछ ना होने से तो बेहतर है, लूमियन ने एक मुस्कान और आह के साथ टिप्पणी की। उसने अपने लिए आइस लेमन फिश फिले की एक विशेष सर्विंग सुरक्षित करने का इरादा किया, जिसमें जेना, एंथनी, लुगानो और लुडविग के लिए अतिरिक्त हिस्से हों। इस कार्य को पूरा करने के लिए लूमियन ने सक्रिय रूप से पूछा, एक फर्थ फायरफिश जो 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रही है, वो अपने साधारण समकक्षों से कैसे अलग है?
लुडविग का जवाब ऐसा लगा जैसे वो किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा हो। एक फर्थ फायरफिश जो 1 दशक से अधिक समय तक जीवित रही है, वो लंबाई में लगभग 1 मीटर तक बढ़ सकती है और नदी के तल पर गुफाओं में रहती है। वे शायद ही कभी सतह के करीब आती हैं, लेकिन खून और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध भोजन के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्रदर्शित करती हैं। ये मछलियां अत्यधिक आक्रामक होती हैं और अपनी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर महत्वपूर्ण जोखिम उठाने को तैयार रहती हैं। उनकी खाल सख्त हो गई है, जिससे वे मछली पकड़ने वाले भालों के लिए अभेद्य हो गई हैं। उनके मुंह में नुकीले दांत भरे होते हैं, जिससे वे उन मनुष्यों को खा सकती हैं जो नदी में गिर जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके खून में जलने की एक अलग विशेषता होती है। ध्यान से सुनने के बाद लूमियन ने शांति से जानकारी का आकलन किया। 1 दशक से अधिक जीवित रहने के बावजूद फर्ट फायरफिश में बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे या बून्स के माध्यम से अलौकिक क्षमताएं हासिल नहीं हुई थीं। वे एक ऐसी प्रजाति से संबंधित थीं जो करप्शन से गुजरी थी लेकिन तब से स्टेबल हो गई थी। यदि वे हजारों सालों तक ऐसे वातावरण में जीवित रहना जारी रखती, तो वे अपने स्वयं के जटिल समाज वाले जीवों में विकसित हो सकती थी, जो बेटिंग्स ब्लैक इंसेक्ट के समान होता। जैसे ही उसने नक्शा रखा और खड़ा हुआ, लूमियन लुडविग की ओर मुड़ा और जाने से पहले सोच समझकर पूछा, परमानेंट एनहांसमेंट्स के अलावा क्या इस विशेष खाना पकाने के तरीके में कोई प्रतिकूल प्रभाव शामिल है, जैसे कि करप्शन? लुडविग ने लूमियन को बारीकी से देखा और चुप रहा। लूमियन को शक हुआ कि लुडविग मन ही मन उसका मजाक उड़ा रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से ही गहराई से भ्रष्ट हो चुका है, अतिरिक्त करप्शन की एक मामूली मात्रा की चिंता तुच्छ लगती थी। थोड़ी देर रुकने के बाद लुडविग ने जवाब दिया, एक बच्चे के रूप में मुझे ऐसे मामलों की समझ नहीं है। मैं जो जानता हूँ वो ये है कि यदि कोई बेहतर और अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना चाहता है, तो उसे जुड़े जोखिमों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, वे बस हिस्सा न लेने का चुनाव कर सकते हैं। लुडविग ने सहज रूप से जोड़ा, अगर तुम खाना नहीं चाहते तो तुम हमेशा खाना मेरे लिए छोड़ सकते हो। हल्के से सिर हिलाते हुए लूमियन ने दरवाजा खोला और अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। डॉट 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 अंडरग्राउंड ट्रायर की गहराइयों में मदार रिवर एक शांत, सुनसान और मध्यम रोशनी वाली गुफा से होकर बहती थी। उसकी हल्की छपछपाहट की आवाज दूर तक गूंज रही थी। अंधेरे से निकलकर लूमियन, फ्रांका और जेना नदी के किनारे की ओर बढ़े। एक ने कार्बाइड लैंप पकड़ी हुई थी, जबकि बाकी 2 खाली हाथ चल रहे थे। हालांकि फर्थ फायरफिश पर एकाधिकार करने की कोशिश करने वाले इंग्रेडिएंट सप्लायर्स सबटरेनियन रिवर के इस हिस्से की रखवाली करते थे, लेकिन ये एक हंटर और 2 डीमोनेसिस के लिए कोई खास चुनौती नहीं थी। परछाइयों का उपयोग करते हुए उन्होंने गश्त वाले इलाके से चतुराई से रास्ता बनाया और सफलतापूर्वक पानी के किनारे पहुंच गए। अपना कार्बाइड लैंप ऊपर उठाते हुए लूमियन ने पाया कि अंडरग्राउंड रिवर न केवल विशाल थी बल्कि अविश्वसनीय रूप से गहरी भी थी। डूबी हुई गुफाओं ने नदी के तल को घेर रखा था, जहां अजीब मछलियां रहती थीं। एक त्वरित सर्वे के बाद लूमियन ने कार्बाइड लैंप नीचे रखा, अपनी आस्तीनें ऊपर की और नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना दाहिना हाथ ठंडे पानी में डुबो दिया। क्या ये मछली पकड़ने का तुम्हारा पसंदीदा तरीका है? फ्रैंका ने पूछा। वो लूमियन के मछली पकड़ने के शौक से अच्छी तरह वाकिफ थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसी तकनीक का इस्तेमाल करेगा जब उसका शिकार वास्तव में मछली थी। मेरे पास और क्या विकल्प है? लूमियन मुस्कुराया। क्या तुम चाहोगी कि मैं कपड़े उतारूं, अंडरग्राउंड गुफाओं में गोता लगाऊं और उन्हें अपने नंगे हाथों से पकड़ूं? यह असंभव नहीं है, फ्रैंका ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह तुम्हारी फिजिक की प्रशंसा करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए लूमियन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके अंगूठे से सफेद लपटों की एक पतली परत निकलने लगी। लपटें, जो पानी के बुझाने वाले असर के प्रति प्रतिरोधी थीं, ने एक छोटे चाकू का रूप ले लिया और सावधानी से उसकी तर्जनी को काट दिया। खून की एक बूंद रिसकर बाहर निकली, जो तेजी से आसपास के पानी में फैल गई। उथले पानी में तैरती फर्थ फायरफिश को एक अशुभ उपस्थिति का पता चला और वे तेजी से उस इलाके से पीछे हट गईं जहां खून फैल गया था। क्षणों बाद विशाल फर्थ फायरफिश, जिनकी खाल झुलसी हुई और सख्त थी, नदी के तल के साथ गुफाओं से बाहर निकली। एक विशेष रूप से तेज नमूना एक पल में लूमियन के दाहिने हाथ तक पहुंच गया। उसका मुंह नुकीले, चमकते दांत दिखाने के लिए चौड़ा खुला था। इससे पहले कि वो अपने दांत उसके मांस में गड़ा पाता, लूमियन की हथेली अचानक मुट्ठी में बंद हो गई। पीछे हटने के बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे मछली के खुले मुंह में मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज के साथ लूमियन ने जीव की खोपड़ी पकड़ ली और विशाल फर्थ फिश को नदी से बाहर खींच लिया। चुपचाप नदी में ठंडी और भयावह काली लपटें जल उठीं, जिसने लूमियन के खून को जला दिया जो पानी के साथ मिल गया था। वह जेना थी। हम अब वापस जा सकते हैं, लूमियन ने विशाल फर्थ फिश को फ्रैंका की ओर फेंकते हुए घोषित किया। जैसे ही फ्रैंका ने इंग्रेडिएंट पकड़ा, उसे फ्रीज किया और अपने ट्रैवलर्स बैग में स्टोर किया, वो सोच में डूबी हुई लग रही थी।
उसके व्यवहार को बारीकी से देखते हुए लूमियन ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? एक विशिष्ट दिशा की ओर इशारा करते हुए फ्रैंका ने जवाब दिया, मुझे याद है कि पास ही में हमने एक अनोखी मिरर वर्ल्ड में प्रवेश किया था और वो क्लासिक सिल्वर मिरर हासिल किया था जिसने एंथनी और मुझे फोर्थ इपॉक ट्रायर तक पहुंच प्रदान की थी। वाकई, लुमियन ने स्वीकार किया और फ्रैंका को अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। अपनी नजरें हटाते हुए फ्रैंका ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं इस बात पर विचार कर रही हूँ कि क्या हम मोरान अविग्नी के खिलाफ घात लगाने के लिए मिरर वर्ल्ड का उपयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं उस पारंपरिक मिरर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ जो इस दुनिया के सभी दर्पणों को आपस में जोड़ता है। पारंपरिक अर्थों में मिरर वर्ल्ड एक मूर्त क्षेत्र के बजाय दरवाजों के वैचारिक मेल के रूप में अधिक काम करता था। इसने विभिन्न दर्पणों और गूढ़ भूमियों को जोड़ने वाले रास्तों के एक जटिल नेटवर्क के रूप में कार्य किया। संक्षेप में, यदि फ्रांका मिरर वर्ल्ड का उपयोग कर सकती और सटीक स्थान का पता लगा सकती, तो वह मोरान अविग्नी द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले दर्पण के पीछे खुद को छिपा सकती थी और जैसे ही उसका टारगेट प्रवेश करता वो हमला कर सकती थी। तुम वास्तव में क्या कहना चाहती हो? लूमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फ्रांका ने उत्साहपूर्वक विस्तार से बताया, ये देखते हुए कि फोर्थ इपॉक ट्रायर के करप्शन का एक हिस्सा इस क्षेत्र में रिस गया है, जिससे फर्थ फायरफिश जैसे अनूठे जीव और असाधारण मिरर वर्ल्ड को जन्म मिला है जिसे हमने पहले खोजा था। क्या ये मुमकिन है कि इस विशाल अंडरग्राउंड विस्तार के भीतर एक लंबा समय बीतने के बाद कुछ चुनिंदा हाई लेवल डीमोनस पावर्स के करप्शन से प्रभावित एक एकांत कोना मौजूद हो? क्या किसी के लिए दर्पण के माध्यम से यात्रा करना और एक डेमीगॉड डीमोनेस का दर्जा प्राप्त किए बिना मिरर वर्ल्ड में प्रवेश करना संभव हो सकता है? गंभीर चिंतन के एक पल के बाद लूमियन ने जवाब दिया, ये एक संभावना है। जन्ना की आंखें इधर उधर घूमी जैसे उसने सुझाव दिया, क्या वो वही जगह हो सकती है जहां तुम्हें वो विशेष दर्पण मिला था? वो क्षेत्र फोर्थ इपॉक ट्रायर के मिरर वर्ल्ड से निकलने वाली शक्ति से भ्रष्ट होना चाहिए। हम जांच कर सकते हैं, लूमियन ने एक मुस्कान के साथ कहा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि ये असफल साबित होता है तो हम अपने समय का इंतजार कर सकते हैं। एक बार हिसोका की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एक सील्ड आर्टिफैक्ट में बदल जाने के बाद शायद हम रेट्स का रूप धारण कर सकें और खुद को दर्पण के भीतर छिपा सकें। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि रेट्स के पास मिरर वर्ल्ड में नेविगेट करने की क्षमता है या नहीं। चलो तलाश को प्राथमिकता देते हैं। फ्रांका ने अपना मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट निकालते हुए घोषित किया। उसे उम्मीद थी कि यह वस्तु पता लगाने का कुछ अनोखा साधन प्रदान कर सकती है। लूमियन ने फ्रैगमेंट की ओर देखा और संक्षिप्त चिंतन के बाद गंभीरता से सलाह दी, मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट को पकड़े रखने से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। इसके बजाय प्राइमोर्डियल डीमोनस फिगरीन निकालो। चैप्टर 707 कंपल्शन। अंधेरी शांत सुरंग में फ्रैंका धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने हड्डियों से बनी प्राइमोर्डियल डीमोनस की मूर्ति पकड़ी हुई थी। उसके कदमों की आवाज इतनी धीमी थी कि वे लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। लूमियन ने अपनी कार्बाइड लैंप पकड़ी हुई थी और जेना उसके पीछे चुपचाप चल रही थी। टेरेन की एक हंटर की गहरी समझ और यादों के साथ उन तीनों ने उस इलाके की खोज पूरी कर ली थी जहां उन्होंने वो क्लासिक सिल्वर मिरर हासिल किया था। उन्होंने अपनी खोज को पास की अंडरग्राउंड टनल्स और जुड़ी हुई क्वारी केव्स तक भी बढ़ा दिया था। हालांकि प्राइमोर्डियल डीमोनस की मूर्ति ने कोई असामान्य रिएक्शन नहीं दिखाया और न ही फ्रैंका या जेना को कुछ भी अजीब महसूस हुआ। फ्रैंका ने आह भरी, खैर ये निराशाजनक है। बड़े बड़े अंदाजे और नतीजा एक शर्मनाक नाकामी। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो पहले सतह पर वापस जाना चाहती थी और 007 से कांटेक्ट करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि वो अंडरग्राउंड असामान्यताओं के अधिकारियों के डिटेल्ड रिकॉर्ड्स का उपयोग उन क्षेत्रों को खोजने के लिए कर सकेगी जहां हाई लेवल डीमोनस की शक्ति रिस रही हो सकती है। अनगिनत रहस्यमयी घटनाओं का अनुभव करने के बाद लूमियन ने इलाके का जायजा लिया और कुछ सेकंड के लिए सोचा, चलो फिर से जांच करते हैं। इस बार मैं कार्बाइड लैंप बुझा दूंगा। मिस्टिसिज्म में डीमोनेसेस और मिरर वर्ल्ड हमेशा अंधेरे, बुराई और शांत गहराई से जुड़े होते हैं। शायद रोशनी की अनुपस्थिति में कुछ सूक्ष्म रिएक्शंस हो सकें। सूक्ष्म रिएक्शंस? ये क्या है, कोई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट? फ्रैंका ने तंज कसा, लेकिन बात मानने का फैसला किया। वो जेना की ओर मुड़ी। अपने हाथ में मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट पकड़ो। अगर हम इसे आजमा रहे हैं तो हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए। जेना ने टमारा फैमिली के मकबरे से मिला मिरर वर्ल्ड फ्रैगमेंट निकाला और लूमियन ने कार्बाइड लैंप बुझाने के लिए स्विच घुमाया। शांत सुरंग बिल्कुल अंधेरे में डूब गई। एक हंटर के रूप में भी लूमियन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम मेरी आस्तीन पकड़ सकते हो, जेना ने शांति से सुझाव दिया, या फिर अपनी स्पिरिट विजन एक्टिव करो और हमारी स्पिरिचुअल लाइट के पीछे आओ। लूमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उससे मैं कमजोर लगूंगा। मुझे शक है कि तुम जानबूझकर दिखावा कर रही हो। क्या तुम भूल गई हो, मैं अपनी लाइफ फॉर्म बदलकर नाइट विजन हासिल कर सकता हूँ।
रिटॉर्टिंग करने से पहले जेना एक पल के लिए चुप रही। धत तेरे की, क्या इसके बारे में थोड़ा विनम्र होने से तुम मर जाओगे? वो सही कह रही है, फ्रांका सहमत हुई। जेना बस मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें उसकी मदद नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक हंटर ऐसा ही होता है। लूमियन धीरे से हंसा और उसने अपने शरीर पर मौजूद काले निशान को एक्टिव किया, जिससे वो एक शैडो क्रीचर में बदल गया। वो परछाइयों में घुल मिल गया और फ्रांका और जेना के पीछे हो लिया जब उन्होंने दूसरी बार उस इलाके की खोज की। जैसे ही फ्रांका एक क्वारी केव के कोने से गुजरी, उसे अचानक अपने हाथ में मौजूद हड्डियों की मूर्ति में हल्की सी कंपन महसूस हुई। एक रिएक्शन हुआ है, एक रिएक्शन हुआ है, वो खुशी से चिल्लाई। लूमियन तुरंत परछाइयों से बाहर आ गया और वापस मानव रूप में बदल गया। उसकी नीली आंखों में चांदी काले रंग की झलक थी। बिल्कुल अंधेरे में उसने फ्रैंका और जेना की किस्मत की पारे जैसी नदियां देखी। संक्षिप्त ऑब्जर्वेशन से उसकी स्पिरिचुअलिटी तेजी से खत्म हो रही थी। लूमियन को फ्रैंका के भविष्य की नियति को दर्शाने वाली सहायक नदियों के बीच एक संभावना मिली। ये कुछ ऐसा था जो 10 सेकंड या उससे ज्यादा समय में हो सकता था। इसके अलावा इसके होने की संभावना बहुत कम थी। ऐसी चीज जिसे कर्स या कहें मैग्नीफाई प्रभावित नहीं कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के लूमियन ने अपनी दाहिनी हथेली फ्रैंका की ओर बढ़ाई। फ्रैंका ने अपनी नाइट विजन के साथ उसकी हरकतों को देखा और उसकी चांदी काली आंखों पर गौर किया। वो डर के मारे उछल पड़ी। तुम क्या कर रहे हो? वो पीछे नहीं हटी। उसे लूमियन पर पूरा भरोसा था। लूमियन ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को जगाया, उसे एक हिंसक इल्यूजरी रिवर में बदल दिया जो उसकी हथेली से बाहर निकली। फ्रांका की किस्मत तुरंत उस शक्तिशाली लहर द्वारा एक भविष्य की ओर धकेल दी गई। कंपेलिंग फेट। फ्रांका को अचानक एक विचार आया। क्या तुम मेरे भविष्य को प्रभावित कर रहे हो, जिससे मैं इसे हकीकत बनाने के लिए यहाँ मौजूद भ्रष्ट फेट फ्रैगमेंट्स का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकूं? धत तेरे की, सच में मेरे पास एक विचार आया है। शायद मुझे इसे आजमाना चाहिए। लूमियन, जिसकी स्पिरिचुअलिटी काफी कम हो गई थी, वो धीरे से हंसा। जिंदगी छोटी है, क्यों ना इसे आजमाया जाए? फ्रांका साफ तौर पर उसके लहजे में मजाक को महसूस कर सकती थी। उसने अपने दांत पीसे। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। बोलते बोलते फ्रांका ने प्राइमोर्डियल डीमोनेस की हड्डियों वाली मूर्ति को खदान के एक कोने में एक उभरी हुई चट्टान पर रख दिया। फिर उसने एक आईना निकाला और उसे मूर्ति के सामने रख दिया। लूमियन ने एक चमकता हुआ सफेद फायरबॉल बनाया और देखा कि फ्रैंका ने अपने ट्रैवलर्स बैग से एसेंशियल ऑयल्स, एक्सट्रैक्ट्स, परफ्यूम और हर्बल पाउडर निकाले और रिचुअल की तैयारी करने लगी। लूमियन जेना की ओर मुड़ा, जिसने पीछे मुड़कर उसे ही देखा। फ्रांका भी साथ ही उनकी ओर मुड़ी। ठहाका मारकर हंसने से पहले वे तीनों एक पल के लिए दंग रह गए। तुम दोनों ने भी यही सोचा? फ्रांका ने खुशी से कहा। जेना को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। प्राइमोर्डियल डीमोनेस बाद में यहाँ अपनी नजर डाल सकती हैं। एक शुद्ध महिला डीमोनेस के रूप में जेना के लिए प्राइमोर्डियल डीमोनेस द्वारा नोटिस किया जाना निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब मौत भी हो सकता है। लूमियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं पहले जेना को वापस भेज दूंगा और रिचुअल के बाद वापस आऊंगा। इसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर जेना का कंधा पकड़ लिया। जेना ने फ्रैंका से कहा, सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं एक स्किल्ड वर्कर हूँ, फ्रैंका ने खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। डीमोनेस सेक्ट की सदस्य के रूप में वह डीमोनेस ऑफ ब्लैक के निर्देशों का पालन करते हुए नियमित रूप से हड्डियों की मूर्ति के माध्यम से प्राइमोर्डियल डीमोनेस की प्रार्थना करती थी। कभी कभी वो अकेले मैस भी आयोजित करती थी। बेशक ये पहली बार था जब वो एक रिचुअल के माध्यम से प्राइमोर्डियल डीमोनेस की प्रार्थना करने वाली थी। लूमियन के जेना के साथ टेलीपोर्ट होने के बाद क्वारी के वापस अंधेरे में डूब गई। हड्डियों की मूर्ति के साथ फ्रैंका ने एक ड्यूअलिस्टिक रिचुअल का उपयोग करने का फैसला किया। खुद को रिप्रेजेंट करने वाली मोमबत्ती जलाने के बाद उसने अपने व्यापक मिस्टिसिज्म ज्ञान का उपयोग करते हुए संबंधित सिंबल्स और पैटर्न्स के साथ एक नकली बकरी की खाल पर अपनी जरूरतें लिखीं। उसके बाद उसने रिचुअल सिल्वर डैगर को शुद्ध किया और स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार बनाई। उसने मोमबत्ती की लौ में रोज एसेंशियल ऑयल, मस्क और परफ्यूम टपकाया। फ्रांका का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। जैसे ही वो मोहक जटिल खुशबू तेजी से उसके नथुने में दाखिल हुई, वो गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद फ्रांका ने 2 कदम पीछे हटाए और हर्मेस में प्राइमोर्डियल डीमोनेस का सम्मानजनक नाम पढ़ा। सभी तबाही का स्रोत, विनाश और सर्वनाश का प्रतीक, वो डीमोनेस जो केओस को नियंत्रित करती है। ऑल्टर में अचानक थोड़ी काई उग आई जो ऊंची उठती हुई लताओं में उलझ गई, जैसे फ्रांका को घूर रही हो। जमीन नरम हो गई और एक ठंडी हवा चली जिससे फ्रांका कांपने लगी। साथ ही फ्रांका ने महसूस किया कि उस इलाके की खुशबू और मीठी हो गई है, जिसमें एक गर्म आकर्षण था जिसने उसे शर्मसार कर दिया। इसने उसकी विशिष्ट इच्छाओं को जगा दिया और उसके मन में मोहक नज़ारे उभरने लगे।
अपने शरीर की गर्मी को दबाते हुए और अपनी बेचैनी को झटकते हुए फ्रांका ने संक्षेप में बताया कि कैसे मोरान अविग्नी एक मिरर पर्सन था और वो उसे कैसे पकड़ना चाहती थी। फिर रिचुअल की स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन करते हुए उसने कहा, मैं मिरर की शक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं केओस की शक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ मिरर वर्ल्ड का एक निश्चित प्रवेश द्वार दिखाई दे। गुलाब, एक जड़ी बूटी जो डीमोनेस की है, कृपया अपनी शक्ति मेरे मंत्र को दें। कस्तूरी, एक जड़ी बूटी जो डीमोनेस की है, कृपया अपनी शक्ति मेरे मंत्र को दें। मंत्र पढ़ने के बाद फ्रांका ने नकली बकरी की खाल जलाई और उसे हड्डियों की मूर्ति के सामने आईने पर रख दिया। जैसे ही नकली बकरी की खाल जल गई, फ्रांका को महसूस हुआ कि मोमबत्ती की लौ धीमी हो गई है, जैसे उसके चारों ओर पारभासी मलियन ग्लास की एक परत उभर आई हो। एक अजीब शक्ति एक्टिव हो गई जो आईने में इकट्ठा हो रही थी। मानव सिर के आकार का आईना अचानक काला हो गया, परछाई जैसा और काल्पनिक हो गया। वो उस उभरी हुई चट्टान के साथ मिल गया जहां मूर्ति रखी गई थी और गायब हो गया। अगले ही पल मोमबत्ती की लौ सामान्य हो गई और हवा में मौजूद खुशबू ने अभी भी फ्रैंका को बेचैन कर रखा था। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। खुद पर काबू पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी। हड्डियों की मूर्ति और अन्य सामान समेटने के बाद फ्रांका ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसे बाहर निकाला। धत तेरे की, अनुष्ठान से निकलने वाले आकर्षण और सुख ने मुझे लगभग खुद को खोने पर मजबूर कर दिया था। मैं बस उस आकर्षण के स्रोत के पास जाना चाहती थी और उनके द्वारा दिए गए सुखों का आनंद लेना चाहती थी, जैसा कि प्राइमोर्डियल डीमोनेस से उम्मीद की जाती है, जो सुख और स्त्री आकर्षण को नियंत्रित करती हैं। धत तेरे की, मैं बेवकूफ हूं। मैंने गहरी सांस क्यों ली? यहाँ की महक अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे जेना के पास वापस जाने से पहले जल्दी से पुष्टि करने की जरूरत है कि क्या मिरर वर्ल्ड का कोई प्रवेश द्वार है। जैसे ही फ्रैंका के मन में ये विचार आए, उसने क्वारी केव के किनारे लूमियन की आकृति को तेजी से उभरते देखा। फ्रैंका डर के मारे उछल पड़ी। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? लूमियन धीरे से हंसा। तुम काफी अच्छी हालत में लग रही हो। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे रिचुअल के बाद वापस आऊंगा? बोलते बोलते लूमियन ने गौर किया कि मध्यम मोमबत्ती की रोशनी में फ्रैंका की झील जैसी नीली आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे किसी की आत्मा को मोह सकती हों। लूमियन के शब्द लड़खड़ा गए। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जोड़ा, इसके अलावा जेना तुम्हारे लिए परेशान थी और उसने मुझसे तुम्हें देखने के लिए आने को कहा। मेरा मानना है कि प्राइमोर्डियल डीमोनेस समझ सकती हैं कि एक डीमोनेस ऑफ प्लेजर की एक सहेली है जो उसकी परवाह करती है। हाँ, फ्रैंका ने धीरे से सिर हिलाया, अपने होंठ चबाए और उभरी हुई चट्टान की ओर इशारा किया। वो जगह मिरर वर्ल्ड का एक निश्चित प्रवेश द्वार बन गई लगती है। चलो देखते हैं कि क्या हम प्रवेश कर सकते हैं। लूमियन ने आगे कोई पूछताछ नहीं की। वो उभरी हुई चट्टान के पास गया और फ्रांका के साथ मिलकर अपनी दाहिनी हथेली आगे बढ़ाई और उसे ठंडे पत्थर पर दबा दिया। एक हल्की रोशनी टिमटिमाई और वे दोनों मौके से गायब हो गए। चक्कर आने के एक संक्षिप्त पल के बाद लूमियन और फ्रांका की आंखों के सामने एक अंधेरा काल्पनिक रास्ता दिखाई दिया। उनके चारों ओर कई समान सुरंगें थीं जो आपस में जुड़कर एक जटिल और रहस्यमयी विशाल मकड़ी का जाला बना रही थीं। चैप्टर 708, रेमनेंट इन्फ्लुएंस। क्या यह कोई साधारण मिरर वर्ल्ड है? लूमियन ने अपने चारों ओर उन अंधेरे काल्पनिक रास्तों को देखा जो एक जटिल मकड़ी के जाले पर मच्छर के बैठने जैसे लग रहे थे। किसी वजह से उसे डर का एक झटका महसूस हुआ, मानो एक विशाल, विकृत, बिल्कुल काली मकड़ी किसी भी पल इस अजीब जमीन की गहराइयों से रेंगती हुई बाहर आ सकती है और उसे और फ्रांका को उस अंधेरे में खींच सकती है जो विनाश का प्रतीक था। क्या हर काल्पनिक रास्ता एक मिरर से जुड़ा है? फ्रैंका की आवाज अचानक लूमियन के कानों में गूंजी, इतनी करीब कि वो उसकी सांसें सुन सकता था। साथ ही लूमियन को एक गर्म मीठी खुशबू मिली। उसकी रक्त वाहिकाएं अकथनीय रूप से फड़कने लगीं और उसके शरीर और दिमाग को थोड़ी राहत मिली। किसी मोड़ पर फ्रैंका उसके बगल में आ गई थी। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं जब वो अपने आसपास का जायजा ले रही थी। लूमियन ने हल्का सा सिर हिलाया। थियोरी में तो हाँ। नहीं, फ्रैंका ने अपने अंदाजे को खारिज कर दिया। वे किसी रहस्यमयी वैकल्पिक स्थान से भी जुड़े हो सकते हैं। सही बात है। लूमियन ने मिरर वर्ल्ड की अपनी समझ को याद किया। उसने सांस छोड़ी और एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा मानना है कि उन स्थितियों को दर्पणों से भी जोड़ा जाना चाहिए, ऐसे दर्पण जो उन रहस्यमयी वैकल्पिक स्थानों के हों। फ्रांका के जवाब का इंतजार किए बिना उसने आगे के अंधेरे काल्पनिक रास्ते की ओर इशारा किया और कहा, मिरर वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स और स्थान को समझे बिना बेपरवाही से इस जगह से गुजरना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर हम किस्मत वाले रहे तो शायद हम किसी गलत आईने पर पहुंचे और हमारे पास असली दुनिया में लौटने के अलावा कोई चारा न हो।
अगर हम बदकिस्मत रहे तो हम किसी खतरनाक जगह को दर्शाने वाले आईने तक पहुंच जाएंगे। जब हम निकलेंगे तो हमें भयानक दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज्यादा बदकिस्मत रहे। इस मोड़ पर लूमियन रुक गया। फ्रांका उसके बगल में सिमट गई और धीमी आवाज में पूछा, क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा बदकिस्मत रहे? हाँ, हम इस मिरर वर्ल्ड से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। हमें कभी जिंदा नहीं देखा जाएगा और अगर हम मर गए तो हमारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। लूमियन ने खुद को संभाला और एक और कदम आगे बढ़ाया। अचानक उसने महसूस किया कि अंधेरा काल्पनिक रास्ता एक विशाल भंवर में बदल गया है जो उसे अपनी गहराई में खींच रहा है। फ्रैंका ने भी वैसा ही महसूस किया। उसकी स्पिरिचुअलिटी ने उसे एक शक्तिशाली चेतावनी भेजी। वे दोनों एक साथ पीछे हट गए, उस भयानक भंवर के खिंचाव से बचते हुए। कितना विश्वासघाती है, फ्रांका ने आह भरी। आगे बढ़े बिना इन काल्पनिक रास्तों के करीब आने मात्र से तुम किसी अनजान आईने में गिर सकते हो। शायद हम ऐसी स्थिति में केवल विनर्स की किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी मंजिल बहुत भयानक न हो। ओ, तुम्हारी मैग्नीफाई या कंपेलिंग फेट क्षमताएं काम आनी चाहिए। लूमियन ने सिर हिलाया। मैंने शुरू में सोचा था कि मिरर वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड से काफी करीब से जुड़ा हुआ है और टेलीपोर्टेशन यहाँ भी काम करेगा। लेकिन जितना मैं देख सकता हूँ जुड़ाव तो है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि मेरी टेलीपोर्टेशन को सक्षम बना सके। ऐसा नहीं है कि मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। खो जाने का लगभग 100% चांस है। मिरर वर्ल्ड से जुड़ी क्षमताओं को समझे बिना मैं मोरान अविग्नि पर घात लगाने के लिए इस जगह का उपयोग करने का सुझाव नहीं देता, जब तक कि हमें किसी हाई लेवल डीमोनेस या हाई लेवल अप्रेंटिस से मदद ना मिले। फ्रांका को सोच समझकर सिर हिलाते देख लूमियन ने राहत की सांस ली और जानबूझकर तंज कसा, क्या तुम ठीक हो गई हो? हाँ। फ्रांका एक पल के लिए चौंक गई और फिर उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई। मेरे पास और क्या चारा है? जब मैं प्राइमोर्डियल वन से मदद मांगने के लिए किसी अनुष्ठान का उपयोग करती हूँ तो मैं अनिवार्य रूप से प्रभावित होती हूँ। कभी कभी मैं ललचा जाती हूँ, कभी कभी मुझे दर्द होता है और कभी कभी मैं उदास हो जाती हूँ, मानो मैंने अस्थायी रूप से कोई मानसिक विकार विकसित कर लिया हो। कभी कभी मैं कुछ समय के लिए सुन्न हो जाती हूँ, मानो मैं पत्थर बन गई हूँ। डीमोनेस सेक्ट में आधिकारिक रूप से शामिल होने के बाद से डीमोनेस ऑफ ब्लैक ने फ्रैंका के साथ व्यापक मिस्टिसिज्म ज्ञान साझा किया था, विशेष रूप से प्राइमोर्डियल डीमोनेस की प्रार्थनाओं के संबंध में। ऐसे विषयों पर डीमोनेस ऑफ ब्लैक ने समझाया था। अनुष्ठान के मेजबान के रूप में अनुष्ठान ने खुद ही सुरक्षा की एक निश्चित मात्रा प्रदान की थी। वो जिस हद तक प्राइमोर्डियल वन की उमड़ती उपस्थिति से प्रभावित हुई थी वो बहुत कम थी। एक बार अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद वो 10 से 20 सेकंड तक इसे सहने के बाद ठीक हो जाएगी। केवल एक ही चीज जिसका ध्यान रखना था वो थी प्राइमोर्डियल वन द्वारा मोहित होने से उत्पन्न होने वाली इच्छाएं। उनका कम होना तुलनात्मक रूप से क्रमिक होगा, लेकिन किस डीमोनेस के अनगिनत प्रेमी नहीं होते? इस बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। फ्रांका जितना ज्यादा बोल रही थी उतनी ही वो जोरदार होती जा रही थी, यहाँ तक कि थोड़ी पीड़ित भी लग रही थी। वो एक असली देवता हैं। मैं एक असली देवता के उमड़ते प्रभाव का मुकाबला कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं अनुष्ठान की मेजबान नहीं होती तो मैं खुद को रोकने में असमर्थ होती और अपनी आदिम प्रवृत्तियों को उजागर कर देती। फ्रांका अपनी आदिम प्रकृति के जिक्र पर हंसी नहीं रोक सकी। मिरर वर्ल्ड के भीतर उसने ईश निंदा को रोकने के लिए लगातार प्राइमोर्डियल डीमोनेस को प्राइमोर्डियल वन कहा था। एक पल के विचार के बाद लूमियन ने जवाब दिया, किसी अलग असली देवता की प्रार्थना करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक कि वहां मौजूद कोई व्यक्ति ईश निंदक न हो। ये प्राइमोर्डियल वन की गलती है कि वो इतनी भयानक स्थिति में है। फ्रांका पहले से ही सफाई के साथ तैयार थी। ये मत समझो कि तुम इसे सह सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक एस्थेटिक हो। अगर तुम वहां होते और अनुष्ठान के मेजबान नहीं होते तो मैंने तुम्हारी आदिम प्रकृति को फूटते हुए देखा होता। इस मोड़ पर उसने लूमियन का जायजा लिया और मुस्कुराई। ऐसा नहीं है कि तुमने रिएक्शन नहीं दिया। क्या तुम डरे हुए थे कि तुम खुद को रोक नहीं पाओगे, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे एक्सपोज किया और एक अजीब स्थिति पैदा कर दी? अवचेतन रूप से फ्रांका की सांसें फिर से भारी हो गईं। लूमियन ने तंज कसा। जब मैं वहां पहुंचा तो दृश्य के सुस्त प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे और हवा में एक अजीब खुशबू फैली हुई थी। वो एक असली देवता थे। मैं एक असली देवता के उमड़ते प्रभाव के जरा से हिस्से को भी कैसे सह सकता हूँ? उसने फ्रैंका के शब्दों को दोहराया। वाकई, क्या ये केवल सुस्त खुशबू के कारण है? फ्रैंका की झील जैसी नीली आंखें डरावने तरीके से सिकुड़ गईं, जैसे चुनौती दे रही हों। उसकी आंखों में जलीय चमक फिर से उभर आई, जो सूरज की रोशनी के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। लूमियन ने सांस छोड़ी और एक तरफ हट गया, फ्रैंका की ऊपरी बांह पकड़ ली। मैं तुम्हें पहले वापस भेज दूंगा। जेना तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम वापस जा रहे हैं? फ्रैंका ने हैरान होकर पूछा,
क्या तुम मिरर वर्ल्ड को और अधिक एक्सप्लोर नहीं करोगे और इस बारे में नहीं सोचोगे कि इस जगह का उपयोग कैसे किया जाए? मेरे पास एक प्लान है। लूमियन ने फ्रैंका को काल्पनिक सुरंग के मकड़ी के जाले जैसे अंधेरे से दूर खींच लिया। जैसे ही वे खदान की गुफा में लौटे, फ्रांका ने अपना ध्यान भटकते हुए पूछा, क्या प्लान? जबकि लूमियन ने अपने दाहिने कंधे पर काले निशान को सक्रिय करने की कोशिश की, उसने बेरुखी से जवाब दिया, कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी। उसका इरादा संबंधित विशेषताएं हासिल करने के लिए मिरर वर्ल्ड ट्रैवर्सल की क्षमता रखने वाले एक बियॉन्डर जीव के साथ अनुबंध करने का था। खैर, उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि इस बार किन 3 क्षमताओं का अनुबंध करना है। ये उनमें से एक हो सकती थी। तुम सही कह रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी। फ्रांका रोमांचित थी। तभी उसने गौर किया कि लूमियन अभी भी निश्चल था। बात समझते हुए उसने उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम टेलीपोर्ट नहीं करना चाहते थे? हम अभी तक निकले क्यों नहीं? क्या तुम्हारी स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल एक्टिवेशन में हमेशा इतना समय लगता है, या तुम कुछ सह रहे हो? जैसे ही फ्रांका ने अपना वाक्य पूरा किया, वो जोड़ा उस उदास खदान की गुफा से ओझल हो गया। डॉट डॉट डॉट। उस शाम लूमियन के किराए के अपार्टमेंट में लगभग 1 मीटर लंबी फर्थ फायरफिश डाइनिंग टेबल पर रखी गई थी। लुडविग ने झुलसी हुई और सख्त मछली की खाल को तोड़ने के लिए बच्चों के टेबल नाइफ का इस्तेमाल किया और साफ मछली के मांस को टुकड़ों में काट दिया। लूमियन ने फ्रैंका की ओर देखा, जिसने हल्के रंग का शिकार वाला सूट पहन रखा था, और गौर किया कि डीमोनेस ऑफ प्लेजर की नजर बचकानी थी, शर्मिंदगी से भरी हुई। वो विलाप करती हुई लग रही थी, मुझे मार डालो, ये बहुत शर्मनाक है, मैं अब और नहीं जीना चाहती। लूमियन, जो खुद भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था, मुस्कुराया। उसने फ्रैंका की ओर मुंह चलाते हुए कहा, पोस्टनट क्लैरिटी वास्तव में उल्लेखनीय है। फ्रैंका के होठों को पढ़ने में असमर्थ होने के बावजूद उसने फिर भी लूमियन के मजाक को महसूस कर लिया। सुख हानिकारक है, सुख हानिकारक है। लिंग चाहे जो भी हो, जब सुख के विचार किसी के दिमाग पर हावी हो जाते हैं, तो वो अनिवार्य रूप से विभिन्न कार्यों में लिप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका अपना विनाश होता है। कितना अपमानजनक। मैं जीना नहीं चाहती। उस पल में फ्रांका ने खुद को छिपाने के लिए जमीन में एक दरार की चाहत की। एंथनी डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठा था। उसने लूमियन की ओर देखा, फिर फ्रैंका की ओर, और अपनी नजरें हटा लीं। आखिरकार लुडविग ने न खाने योग्य हिस्सों को हटा दिया और मछली के टुकड़ों को 3 सूप पॉट्स में काट दिया। फ्रैंका ने पॉट्स में से एक को बर्फ से सील कर दिया और बाद में उपयोग के लिए उसे अपने ट्रैवलर्स बैग में रख दिया। लुडविग ने दूसरा पॉट लुगानो की ओर खिसकाया और बच्चों वाले लहजे में कहा, क्या आज रात हमें मछली के टुकड़े और क्लैम क्रीम शोरबा मिल सकता है? जरूर। लुगानो तुरंत सहमत हो गया। उसने फ्रैंका और जेना, उन 2 डीमोनेसिस से अपनी नजरें हटाने का प्रयास किया, ये मानते हुए कि ये उसके बॉस के प्रति अपमानजनक था। उसके दृष्टिकोण से ये 2 डीमोनेसिस शायद बॉस की प्रेमिकाएं थीं। वो मन ही मन हैरान हुए बिना नहीं रह सका, जैसा कि बॉस से उम्मीद की जाती है। उनके पास वास्तव में डीमोनेसिस प्रेमिकाएं हैं और वे 2 हैं। उस समय एम्परर रोजेल के पास केवल एक थी। मछली के टुकड़ों के पॉट में नींबू के रस की भरपूर मात्रा मिलाने के बाद लुडविग ने उन्हें लूमियन की ओर खिसका दिया। उसका इरादा साफ था, उसे हंटर पाथवे के एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर के खून की जरूरत थी। तुम्हें कितने की जरूरत है? लूमियन ने पूछा। इतना कि इसे हिलाया जा सके, लुडविग ने जवाब दिया, मानो ये न्यूनतम मात्रा हो। जेन्ना ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, स्थायी प्रभाव पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कितना खाने की जरूरत है? लुडविग ने मासूमियत से जवाब दिया, अलग अलग शरीर और सीक्वेंसेस को अलग अलग मात्रा की जरूरत होती है। जब तुम वास्तव में इसे खाओगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। लूमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और गार्डनर मार्टिन का बाकी खून सूप पॉट में डाल दिया। यह देखते हुए कि यह अभी भी अपर्याप्त था, उसने अपना हाथ काटने के लिए एक रिचुअल सिल्वर डैगर का उपयोग किया और उसमें 20 से 30 मिलीलीटर खून टपका दिया। लुडविग उम्मीद के साथ देख रहा था। क्या तुम्हें करप्शन की चिंता नहीं है? लूमियन ने तंज कसते हुए पूछा। लुडविग ने अपना सिर हिलाया, यहां मात्रा पर्याप्त नहीं है। फ्रैंका ने सामान्य रूप से व्यवहार करने की पूरी कोशिश की और मजाक में टिप्पणी की, खुराक पर विचार किए बिना जहर पर चर्चा करना सिर्फ शरारत है। वाकई। लुडविग फ्रांका की बात से सहमत हुआ और एक चम्मच से सूप में मछली के टुकड़ों को हिलाया। धीरे धीरे कोमल सफेद मछली ने उस झुलसा देने वाले खून को सोख लिया और मछली धीरे धीरे भूरी होने लगी। थोड़ी बर्फ डालो, लुडविग ने फ्रांका और जेना को निर्देश दिया। वे दोनों डीमोनेसिस एक साथ उठीं और सूप पॉट की ओर अपने हाथ बढ़ाए। सफेद पाले की बूंदें संघनित हुईं और बारिश की तरह नीचे उतरीं, जिससे मछली का भूरा होना काफी धीमा हो गया और अंत में बंद हो गया। लुडविग अपनी कुर्सी से उछला और रसोई में भागा और कुछ चांदी की प्लेटों के साथ वापस आया। उसने उनमें से प्रत्येक को 7 से 8 आइस लेमन फिश फिलेट्स परोसे।
क्या बस इतना ही? जेना ने हैरान होकर मुस्कुराते हुए पूछा। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो तुम 2 या 3 और ले सकती हो, लुडविग ने ईमानदारी से जवाब दिया। जेना सहज रूप से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन लुडविग के बच्चों वाले व्यवहार को देखकर रुक गई। उसने उनकी प्लेटों की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुमने मछली का इतना छोटा हिस्सा खाने के लिए लूमियन के इतने खून की मांग की थी? क्यों ना कम तैयार करें और पॉट का आधा हिस्सा कल के लिए बचा लें? लुडविग ने अपने सामने वाले सूप पॉट को गले लगाया और चिल्लाया, मेरा? जेना को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई डायन किसी बच्चे से कैंडी चुरा रही हो। वो निश्चित रूप से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। लुमियन ने लुडविग की ओर देखा और मजे में अपना सिर हिलाया। कम से कम तुम्हें खाने की तो समझ है। इसके साथ ही लुमियन ने अपनी प्लेट में मौजूद सभी आइस लेमन फिश फिलेस को चट कर लिया। चैप्टर 709 शेफ। नींबू का खट्टा फ्लेवर, मछली का नरम टेक्सचर, झुलसा देने वाली खुशबू और मछली और तेल के हल्के मीठेपन का एहसास लुमियन के मुंह में भर गया। स्वाद उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसने अंदाजा लगाया था कि इस तरह के पकवान खाने में बेस्वाद और अजीब होंगे, बिल्कुल एक पोर्शन की तरह, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने स्वादिष्ट माने जाएंगे। जब लुडविग को चॉइस दी जाती है तो पकवानों के प्रति उसकी असली पसंद सामने आती है और वो खुद को धोखा नहीं देता। लुमियन ने मछली के 7-8 टुकड़ों को चबाया और निगल लिया। उसके गले से पेट तक जलने का एक हल्का एहसास फैला जो शराब का एक गिलास पीने की याद दिलाता था। वो एहसास जल्दी ही खत्म हो गया और कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। बस इतना ही? क्या इसने काम किया? लुमियन ने लुडविग की ओर देखा। लुडविग ने अपना सिर हिलाया। अपने पेट को इसे सोखने के लिए और 2 से 3 मिनट का समय दो। इतनी जल्दी? फ्रैंका ने हैरानी से पूछा। वो मिस्टिसिज्म का सम्मान करती थी, लेकिन पहले पोशंस लेने के कारण वो जानती थी कि वे तुरंत काम करते हैं। लुडविग के पकवानों को हालांकि पेट द्वारा पाचन और अवशोषण की आवश्यकता महसूस होती थी, जो इस अंग के सामान्य कार्य करने के तरीके के उलट था। इसके अलावा पेट ने सब कुछ नहीं सोखा। लुडविग ने गंभीरता से जवाब दिया, एक शेफ की कृतियां पेट द्वारा तेजी से सोखी जा सकती हैं। शेफ? लुमियन ने गहरे सोच में सिर हिलाया। उसे याद आया कि लुडविग अक्सर एक भोजन पारखी की तरह विभिन्न चीजों पर टिप्पणी करता रहता था। बिना किसी और स्पष्टीकरण के लुडविग ने अपना चेहरा अपने सामने रखे सूप पॉट में डुबो दिया और बाकी बची आइस लेमन फिश फिलेस को चट कर दिया। जेन्ना और बाकी लोगों ने भी अपनी प्लेटों में मौजूद मछली के टुकड़ों को तुरंत खत्म कर दिया। 2 मिनट बाद लुमियन को अपना शरीर गर्म होता महसूस हुआ और उसकी त्वचा और मांस में झुनझुनी का एहसास हुआ। उस पर असर बहुत कम था। एक पोर्शन पीने की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। खुद को आग की लपटों से जलाने के दर्द की तो बात ही छोड़ दें। जल्द ही लुमियन सामान्य हो गया। उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। उसने मजाक में फ्रैंका, जेना और एंथनी की ओर देखा, ये देखने का इंतजार करते हुए कि आइस लेमन फिश फिले उन पर क्या असर डालती है। 1 मिनट बाद जेना और बाकी लोगों के चेहरे अचानक लाल हो गए, जैसे उन्होंने फेना पॉटर किंगडम के ऊंचे इलाकों का बहुत ही तीखा खाना खा लिया हो। हिस! लुगानो के मुंह से दर्द भरी आह निकली। उसे अपनी सांसों में जलने का एहसास महसूस हो रहा था। उसके शरीर के भीतर से उत्पन्न होने के कारण वो चाहकर भी इसका इलाज नहीं कर सकता था। पाले ने फ्रैंका के शरीर को घेर लिया, जो उसकी त्वचा और मांस के दर्द को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह बेकार था। जेना और एंथनी ने मुंह सिकोड़ा, लेकिन फालतू की कोई हरकत नहीं की। उन्होंने शरीर के बदलने का इंतजार करते हुए उस बेचैनी को बर्दाश्त किया। ये 10 से 20 सेकंड तक चला, जिसके बाद उन चारों के चेहरे रिलैक्स हो गए। कैसा महसूस हो रहा है? लुमियन ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। फ्रांका को सहज रूप से वो एहसास याद आया और उसने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी त्वचा और मांस का हर इंच जल गया हो। ओह, उतना तेज नहीं था, तुलनात्मक रूप से हल्का था। बोलते समय उसने अपने ट्रैवलर्स बैग से माचिस की डिब्बी निकाली और प्रयोग के तौर पर 2 माचिस जलाईं। उसने उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से के पास रखा। फ्रांका का चेहरा धीरे धीरे मरोड़ में बदल गया। उसने अपने बाएं हाथ के दर्द को एक पल के लिए बर्दाश्त किया और फिर उसे पीछे खींच लिया और झटकने लगी। माचिस की डिब्बी जमीन पर गिर गई। अभी भी दर्द हो रहा है? फ्रैंका ने दांत पीसते हुए लुमियन और जेना को प्रयोग के नतीजे बताए। लुडविग ने फुर्ती से जवाब दिया, ये दर्द कम नहीं करता। जख्म कैसा है? जेना ने चिंता में पूछा। फ्रांका ने तुरंत अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से की जांच की, जहां उसकी पीली त्वचा पर बहुत कम शारीरिक क्षति के साथ केवल जलने के हल्के निशान थे। ये काम करता है, भले ही शुरू में आग का तापमान उतना ज्यादा नहीं था। फ्रांका का चेहरा रिलैक्स हो गया। डाइनिंग टेबल के दूसरी तरफ एंथनी ने कहने से पहले अपने शब्दों पर सावधानी से विचार किया। मुझे लगता है कि मैं सामान्य से थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ा हूँ, लेकिन उचित सीमा के भीतर। जेना ने भी कहा, मैं भी चिड़चिड़ी हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
फ्रांका और लुगानो ने भी वही महसूस करने की पुष्टि की। आइस लेमन फिश फिलेट को निगलते हुए लुडविग ने समझाया, यही उम्मीद की जाती है। प्रभावशीलता भ्रष्टाचार के साथ आती है। जना और फ्रांका लूमियन की ओर मुड़ी। लूमियन ने हाथ फैलाए और मुस्कुराया। मुझे कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा। उसके लिए आइस लेमन फिश फिलेट का भ्रष्टाचार नगण्य था। फ्रांका समझ नहीं पा रही थी कि वो जलन महसूस करे या सहानुभूति। एक पल के विचार के बाद उसने कहा, यह एक कॉन्ट्रैक्टी होने के हल्का वर्जन जैसा है, संबंधित बियॉन्ड लक्षणों के बदले में कुछ नकारात्मक प्रभावों को सहन करना। बेशक प्रभाव साफ तौर पर कमजोर हैं, लेकिन फायदा यह है कि ये पैसिव है। साथ ही नकारात्मक प्रभाव बहुत कम है। आगे बढ़ते हुए जब तुम्हें इसी तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलें तो तुम्हें स्थायी और नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट करने की जरूरत है। तुम बस सब कुछ नहीं खा सकते, चुनाव करने होंगे, वरना चीजें आसानी से खराब हो सकती हैं। लूमियन ने लुडविग की ओर देखा और कहा, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। शायद एक शेफ या गोमे पाथवे में ऐसे सीक्वेंसेस थे जो संबंधित प्रभाव को कम करते थे, ठीक वैसे ही जैसे आर्म्स मंक्स और एस्थेटिक्स जो कॉन्ट्रैक्टीज थे। फ्रांका लूमियन के इशारे को समझ गई और उत्साह के साथ अपनी बात जारी रखी। स्थायी प्रभावों के बिना पकवान और मिश्रण विभिन्न अपोथेकरी पाथवे के एजेंट्स की तरह हैं। मैंने हमेशा कॉन्ट्रैक्टीज से जलन की है। मैं क्षमताओं को मिलाने और मैच करने की आजादी चाहती थी, जिससे एक अनोखा कैरेक्टर बिल्ड बनाया जा सके। अब एक दुष्ट देवता के बून को स्वीकार किए बिना मेरे पास आखिरकार एक मौका है, भले ही वो एक हल्का वर्जन ही क्यों ना हो। जेना का दिल धड़कने लगा और उन दोनों डीमोनेसेस ने चमकती आंखों से लुडविग की ओर देखा। उनके लिए वो अब वो पेटू राक्षस बच्चा नहीं था जिसका लूमियन ने जिक्र किया था, बल्कि उनकी देखभाल और ध्यान का हकदार एक बियॉन्डर शेफ था। लुडविग ने बाकी बची आइस लेमन फिश फिले खाने पर ध्यान केंद्रित किया, आगे कोई रिएक्शन नहीं दिया। डॉट 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 अंडरग्राउंड ट्रायर की एक खदान गुफा में फ्रांका, जेना और एंथनी स्पिरिचुअलिटी की दीवार के बाहर खड़े थे और लूमियन को नई कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटीज हासिल करने के लिए रिचुअल करते हुए देख रहे थे। स्पिरिट वर्ल्ड की संस्थाओं पर मैडम मैजिशियन की जानकारी की पूरी तरह से समीक्षा करने और बून द्वारा दी गई अजीब जीव जानकारी होने के बाद लूमियन ने मिरर ट्रैवल क्षमताओं वाले दो संभावित कॉन्ट्रैक्ट टारगेट्स की तेजी से पहचान की थी। पहला ब्लडी जैक नाम का एक स्पिरिट वर्ल्ड का जीव था। जानकारी के अनुसार लोएन किंगडम के दक्षिण में कुछ मिस्टिसिज्म के शौकीन और लोक कथा शिक्षाविद एक डिविनेशन गेम खेल रहे थे जब उन्होंने आईने में एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए खून से लथपथ एक धुंधली आकृति देखी। यह आकृति आईने से बाहर निकलती थी और वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला करके उनका कत्ल कर देती थी। दूसरा दरात्रा डायमंड मैगट्स था, जिसका जिक्र कॉन्ट्रैक्टी के मिस्टिसिज्म ज्ञान में किया गया था। वे एक क्रिस्टलाइज्ड मीटेराइट की कुर्बानी के बदले में मिरर ट्रैवर्सल प्रदान कर सकते थे। कमी यह थी कि व्यक्ति का शरीर और सघन और छोटा हो जाता था। लूमियन बेशक ब्लडी जैक को बुलाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके पास मिरर ट्रैवर्सल जैसी कोई क्षमता है या नहीं। तीन जलती हुई मोमबत्तियों की ओर देखते हुए लूमियन 2 कदम पीछे हटा और प्राचीन हर्मीज में जाप किया। द फूल जो इस युग से संबंधित नहीं है। तुम धूसर कोहरे के ऊपर के शासक हो। तुम येलो और ब्लैक के राजा हो जो अच्छी किस्मत लाते हो। मैं तुम्हारी शरण मांगता हूँ। मैं तुम्हारे ध्यान के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं महान फूल के नाम पर मैं आह्वान करता हूँ। वो अजीब जीव जो अज्ञात के आसपास भटकता है, आईने में छिपा हुआ वध करने वाला खूनी दुनिया का जैक। नीले काले मोमबत्ती की लौ तुरंत फैल गई, जिससे चारों ओर फैली डरावनी धूसर धुंध के बीच रहस्यमयी पैटर्न से सजा एक काल्पनिक दरवाजा बन गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसमें से अंधेरा बाहर निकला, जिसने उस आईने को घेर लिया जिसे लूमियन ने ऑल्टर पर रखा था। आईना अचानक हवा में उठा और सीधे लूमियन की ओर इशारा करने लगा। उसके भीतर खून से सने पुराने जैकेट में एक धुंधली आकृति एक विशाल कुल्हाड़ी खींच रही थी। अपना मुंह खोलते हुए लूमियन ने अपने गले और छाती को गूंजने दिया, जैसे वो नियति की रहस्यमयी भाषा बोल रहा हो। मध्याकाश में सिंबल्स के समान चांदी काले शब्द उभरे और ऑल्टर के किनारे नकली बकरी की खाल पर उतर आए, जिससे एक संक्षिप्त और अशुभ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट के बनने पर लूमियन ब्लडी जैक से जुड़ गया और उसकी क्षमताओं और लक्षणों को समझ लिया। उसने उसकी मांगों को सुना। ब्लडी जैक के पास आईने से संबंधित 3 क्षमताएं और लक्षण थे, जिन्हें लूमियन ने मिरर मार्क, मिरर कंसीलमेंट और मिरर ट्रैवर्सल नाम दिया। मिरर मार्क्स वास्तविकता से उलट किसी आईने पर अदृश्य रूप से निशान लगा सकते हैं, जिससे किसी टारगेट का सटीक पता लगाया जा सके। मिरर कंसीलमेंट उपयोगकर्ता को अंधेरी सुरंगों के भीतर छिपने की अनुमति देता है, जिससे दूसरे आईने में खींचे जाने से बचा जा सके। मिरर ट्रैवर्सल ने काल्पनिक सुरंगों के माध्यम से तेजी से गुजरने को सक्षम बनाया। ब्लडी जैक की मांग 99 जीवित मनुष्यों की बलि थी। लूमियन ने संक्षिप्त विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि मिरर मार्क सबसे अच्छा विकल्प था।
टारगेट्स का पता लगाना सर्वोपरि था और मिरर ट्रेवर्सल की जगह स्पिरिट वर्ल्ड ट्रेवर्सल का उपयोग किया जा सकता था। जब वो सीधे पहुंच सकता था तो तेज यात्रा जरूरी नहीं थी। उसकी आंखें अचानक चांदी काली चमक उठीं, जो ब्लडी जैक की नियति की नदी का प्रतिबिंब थीं। वो ब्लडी जैक के बारे में जानकारी नहीं मांग रहा था। इसके बजाय रिचुअल की सुरक्षा के तहत उसका लक्ष्य कुछ पुष्टि करना था। एक त्वरित ऑब्जर्वेशन के बाद लूमियन प्राचीन हर्मीज की ओर मुड़ा और ब्लडी जैक से पूछा, क्या मैं मांग बदल सकता हूँ? वो अनिश्चित था कि ब्लडी जैक बात समझेगा या जवाब देगा, लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं था। यदि नहीं, तो उसे मैडम मैजिशियन को पत्र लिखकर अन्य उपयुक्त मिरर संस्थाओं के बारे में पूछना होगा। पूछने के बाद लूमियन ने तुरंत मैग्नीफाइड फेट का इस्तेमाल किया, जिससे उसे अगले 10 सेकंड के लिए ब्लडी जैक की नियति का स्पष्ट दृश्य मिल गया। घबराहट का ढोंग करते हुए उसने अपना दाहिना हाथ ऐसे घुमाया जैसे अपने चेहरे को छू रहा हो। उसने एक भाग्य सहायक नदी को मैग्नीफाई किया। 2 से 3 सेकंड बाद ब्लडी जैक के विचार नियति की रहस्यमयी भाषा द्वारा बनाए गए संबंध के माध्यम से लूमियन तक पहुंचे। मुझे आईने से बाहर निकालो। लूमियन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और 2 कदम आगे बढ़ा और ऑल्टर के ऊपर मंडरा रहे आईने की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली कांच के आईने को छुई, उसे ऐसा लगा जैसे वो शून्य में विलीन हो गई हो। जैसे ही लूमियन ने अपनी पूरी हथेली आईने में डाली, एक ठंडे, नम और स्पष्ट रूप से चिपचिपे हाथ ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। चैप्टर 710 कम्युनिकेशन। लूमियन बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ जब गीले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी। वो तो धीरे से हंसा भी। बुरा नहीं है, तुमने सिर्फ मेरी कलाई को गंदा किया है, मेरे पूरे हाथ को भ्रष्ट नहीं किया। बोलते हुए उसने अपनी पूरी ताकत के साथ खुद को पीछे खींचा। उसे अपने विरोध में एक असामान्य रूप से भारी ताकत महसूस हुई। लूमियन की मांसपेशियां फूल गईं और उसका शरीर थोड़ा बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। आखिरकार उसने उस जैकेट वाली खूनी आकृति को खाली आईने से बाहर खींचते हुए देखा। एक नीले काले रंग का कोहरा उभर आया, जो उस नकली बकरी की खाल में समा गया, जिसमें वो अशुभ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप लपटों में फट गया और चांदी काले सिंबल्स और शब्दों में बदल गया। वे एक छोर से दूसरे छोर तक आपस में जुड़ गए, जिससे एक जटिल और काल्पनिक पैटर्न बन गया, जो अचानक उसके कपड़ों से होकर गुजरा और लूमियन के सीने और पेट के बीच बस गया। ब्लडी जैक को आईने से बाहर खींचने के बाद लूमियन ने दूसरे पक्ष की मांग पूरी कर दी थी और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सफल हो गया था। उसी पल ब्लडी जैक ने, जिसने ऑल्टर के सामने अपने कदम जमा लिए थे, अपना सिर उठाया। उसका विकृत चेहरा लूमियन की ओर मुड़ा जब उसने दोनों हाथों से खून टपकती कुल्हाड़ी उठाई। लूमियन की आंखें, जो लोहे जैसी काली चमक लिए हुए थीं, उनमें ब्लडी जैक की 2 रंगों वाली आकृति झलक रही थी। एक गहरा लाल रंग था, जो ब्लडी जैक के शरीर के हर कोने को घेरे हुए था और जगह जगह रिस रहा था। दूसरा हल्का सफेद रंग था, जो अंगूठे से बड़ा नहीं था। ये ब्लडी जैक के पेट में स्थित था, जिसे चमकीले लाल रंग की परतों ने घेर रखा था। ठीक वैसे ही जैसे पाद्री काली अपनी अनट्रांसफॉर्म्ड रेत वाली स्थिति में था। उसके पास भी सिर से पैर तक केवल एक ही वल्नरेबिलिटी है, लेकिन ये उसके स्पिरिट बॉडी में नहीं है। ये उसके शारीरिक रूप के भीतर छिपी है। ऐसा लगता है कि ये चिपचिपे खून से बना है। चाहे उसे कितना भी नुकसान पहुंचाया जाए या उसका कितना भी खून बह जाए, जब तक उसका कोर सुरक्षित है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें सीक्रेट सप्लायंट पाथवे के रोज बिशप के साथ कुछ समानता है, लेकिन इसमें आईने से संबंधित क्षमताएं हैं। जैसा कि लूमियन ने गौर किया, उसके दिमाग में लगातार विचार दौड़ते रहे। ब्लडी जैक की मकड़ी के जाले जैसी लाल आंखों में एक क्रूर और खून की प्यासी चमक दिखाई दी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे लूमियन के शरीर पर दे मारा। सौदा पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। बैंग! कुल्हाड़ी लूमियन से चूक गई और खदान की गुफा की जमीन पर जा गिरी, जिससे एक गहरी दरार बन गई और कंकड़ और मिट्टी हवा में उड़ने लगी। इंसानी सीमाओं को पार करने वाली एक मुड़ी हुई लचीलापन के साथ लूमियन ब्लडी जैक के पीछे आ गया। अपने हाथ की एक तेज हरकत के साथ लूमियन ने अपने दाहिने मुक्के से वार किया। चमकती हुई सफेद लपटें बाहर निकलीं। एक चमकदार पूंछ ने उसके मुक्के को घेर लिया और उसके अग्रबाहु के चारों ओर लिपट गई। फ्ट! लूमियन का मुक्का ऐसा लगा जैसे वो किसी दलदल में धंस गया हो। वो जितना गहरा जाता गया, उतना ही वो कीचड़ भरा और चिपचिपा होता गया। रंबल! उसने अपने मुक्के को घेरे हुए चमकती सफेद लपटों में विस्फोट कर दिया, जिससे एक रास्ता खुल गया। उसका मुक्का और अग्रबाहु ब्लडी जैक के शरीर के भीतर धंस गए और उस हल्के सफेद हिस्से पर जाकर रुके। जैसे ही ब्लडी जैक मुड़ने और अपनी कुल्हाड़ी चलाने वाला था, वो सुन्न हो गया। उसका शरीर तेजी से बिखर गया और जमे हुए खून में बदलकर जमीन पर गिर गया। खून के थक्के तड़पे और फिर से ब्लडी जैक के रूप में जुड़ गए, लेकिन उसके पेट में अभी भी एक खाली जगह थी जिसे भरा नहीं जा सका था। ये देखते हुए लूमियन का शरीर एक चमकती सफेद लौ के साथ जल उठा। वो अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार था।
ब्लडी जैक तुरंत काल्पनिक हो गया और ऑल्टर पर रखे आईने के भीतर वापस चला गया। लूमियन धीरे से हंसा और उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया और एक औसत गति के साथ बुलाने के अनुष्ठान को समाप्त कर दिया। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट वाली क्षमता हासिल कर ली थी, मिरर मार्क। पहले उसने ब्लडी जैक की नियति की नदी को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि ये पुष्टि करने के लिए देखा था कि खूनी दुनिया के इस अजीब जीव के पास देवत्व है या नहीं। अगर ब्लडी जैक के पास देवत्व नहीं होता तो लूमियन 99 जीवित बलि की आवश्यकता को दरकिनार करने के लिए उसके साथ कुछ जोखिम भरे लेन देन पूरे कर सकता था। अगर ब्लडी जैक के पास देवत्व होता तो उसे निस्संदेह झटका लगता। हालांकि वो अनुष्ठान द्वारा सुरक्षित था और मिस्टर फूल के धूसर कोहरे की निगरानी में था, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। यही वजह थी कि वो इस बात से वाकिफ था कि लूमियन ने ब्लडी जैक को आईने से बाहर खींचने की हिम्मत की, जिससे उसे अब अनुष्ठान द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना पड़ा। यह पता चला कि जब तक अनुबंधित पक्ष सामान्य रूप से बातचीत कर सकता है, तब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय चुकाई जाने वाली कीमत काफी कम होगी। बेशक नकारात्मक प्रभावों से पूरी तरह बचने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि लूमियन ने मिरर मार्क हासिल कर लिया था, लेकिन ये उसे आईनों से संबंधित असामान्य घटनाओं और अजीब खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देगा। जैसा कि ब्लडी जैक द्वारा बनाई गई दरार स्पिरिचुअलिटी की दीवार तक फैल गई, जिससे वो धीरे धीरे बिखरने लगी, फ्रैंका ने जिज्ञासावश ये पूछने का मौका लिया कि अभी क्या हुआ था। लूमियन ने ब्लडी जैक के साथ अपनी बातचीत का संक्षिप्त विवरण दिया और मुस्कुराया। मैंने सीक्वेंस 5 तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि ये दुष्ट जीव मेरे साथ शांति से बातचीत कर सकें। फ्रांका अपनी हंसी नहीं रोक सकी। तुम उसे शांति कहते हो? एक आह के साथ उसने कहा, अगर मुरान अविग्नि से निपटना नहीं होता तो मिरर मार्क एक बुद्धिमानी भरा चुनाव नहीं होता। तुम्हें आमतौर पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं मिलेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट बर्बाद करने जैसा है। यह लूमियन की आईने से संबंधित क्षमताओं की कमी के कारण था। एक निश्चित मिरर वर्ल्ड प्रवेश द्वार के बिना वो दर्पणों से नहीं गुजर सकता था। टारगेट का पता लगाने के लिए मिरर मार्क का उपयोग करना तो दूर की बात थी। लूमियन इससे परेशान नहीं था। हिसोका की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक से जुड़ा सील्ड आर्टिफैक्ट शायद रेत में बदलने की क्षमता रखता हो। मिरर मार्क का उपयोग इसे पूरक करने के लिए किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, फ्रैंका ने आह भरते हुए कहा। यही कारण है कि कॉन्ट्रैक्टीज की तुलना शेपर्ड से नहीं की जा सकती। एक बार जब आप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और एक क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो आप उसके साथ फंस जाते हैं। भले ही वो क्षमता बेकार हो जाए, फिर भी वो एक स्लॉट घेरे रहती है और संबंधित नकारात्मक प्रभाव लाती है। कई अनुबंधित क्षमताएं एक सीमित समय के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हासिल की गई थीं। उस अवधि के बाद वे अक्सर बेकार हो जाती थीं। उदाहरण के लिए लूमियन की नीस फेस का उपयोग लाई इयरिंग प्राप्त करने के बाद केवल कभी कभी युद्ध के दौरान भ्रम के रूप में किया जा सकता था। लूमियन मुस्कुराया। किसने कहा कि मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता? फ्रांका हक्की बक्की रह गई। लूमियन के होंठ एक चमकती मुस्कान में मुड़ गए। अनुबंध के लक्ष्य को मार दो और अनुबंध अपने आप रद्द हो जाएगा। फ्रांका और जेना के मुंह खुले के खुले रह गए। एक पल के बाद फ्रांका ने मजाक किया, बहुत बढ़िया, उस मुस्कान को बनाए रखो। वो एक पागल हत्यारे की मुस्कान है, नहीं एक रीपर की। जेना ने समझदारी में सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अभी ब्लडी जैक को नहीं मारा और केवल उसे डराकर भगा दिया। तुम्हें चिंता थी कि नई हासिल की गई क्षमताएं तुरंत गायब हो जाएंगी। क्या तुमने जिक्र नहीं किया था कि तुम इस बार 3 क्षमताओं का अनुबंध करने की योजना बना रहे थे? क्या तुमने बाकी 2 के बारे में सोचा है? हाँ, लूमियन को दूसरा अनुष्ठान पूरा करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने बेरुखी से बात की। एक मेरी रक्षा या प्रतिस्थापन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए है, जबकि दूसरी मरे हुए जीवों से निपटने के लिए है। हालांकि मुझे बाद वाली के बारे में बाद में सोचना होगा। पहली वाली उसकी शारीरिक रक्षा की कमी को पूरा करती थी, जबकि बाद वाली रेत्स और मरे हुए जीवों से निपटने के उसके अपर्याप्त साधनों की भरपाई करती थी। प्रतिस्थापन क्षमताएं, फ्रांका ने मुस्कुराते हुए कहा। बस किसी डीमोनेस या सीक्वेंस के मिड सीक्वेंस सीयर बियॉन्डर की मौत के बाद बनी किसी रेत या साये के साथ अनुबंध कर लो। लूमियन ने तंज कसा। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उस पर विचार नहीं किया है? हालांकि सेंट होने के संदेह वाली डीमोनेस दुष्ट आत्मा के अलावा डीमोनेसेस या सीयर से संबंधित कुछ भी नहीं है। मैं निश्चित रूप से अपने वर्तमान स्तर पर एक डेमीगॉड अनुबंधित पक्ष के नकारात्मक प्रभावों को नहीं संभाल सकता। शायद ये प्रबंधनीय हो। फ्रांका की आंखें चमक उठीं। शायद प्रतिकूल प्रभाव केवल तुम्हारा लिंग बदल देंगे। तुम्हारा केवल से क्या मतलब है? लूमियन फ्रांका को उसकी जिंदगी छोटी है, क्यों न इसे आजमाया जाए वाले अंदाज के लिए छेड़ना चाहता था, लेकिन उसने जेना के सामने खुद पर काबू रखा। फ्रांका को अचानक एक विचार आया।
क्या तुम केवल स्पिरिट वर्ल्ड के जीवों या अजीब जीवों के साथ ही अनुबंध कर सकते हो? क्या तुम किसी इंसान के साथ अनुबंध कर सकते हो? मैं तुम्हारे साथ मिरर सब्स्टिट्यूशन क्षमता शेयर कर सकती हूँ। ये पहली बार था जब लूमियन ने इस सवाल पर विचार किया था। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने कहा, संबंधित मिस्टिसिज्म ज्ञान इसे मना नहीं करता, लेकिन रहने दो। इनेविटेबिलिटी अनुबंध में कुछ छिपा हुआ भ्रष्टाचार या प्रभाव हो सकता है। ये सच है। फ्रांका अभी भी तर्कसंगत थी। जैसे ही उसने जवाब दिया, उसके मन में एक और सवाल कौंधा। अगर मैं वास्तव में उसके साथ एक अनुबंध करती हूँ, तो मैं लूमियन पर किस तरह के नकारात्मक प्रभाव डालूंगी? मरे हुए जीवों से निपटने की क्षमता को इंतजार क्यों करना होगा? जेना फ्रैंका की तरह तेज तर्रार नहीं थी, इसलिए वह केवल अधिक व्यावहारिक मामलों पर ही ध्यान केंद्रित कर सकती थी। लूमियन धीरे से हंसा, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड के जीव और अजीब जीव सूरज की रोशनी की शुद्धि से डरते हैं और उनके पास वैसी क्षमताएं नहीं होती हैं। मैं केवल मृत्यु क्षेत्र से इसे प्राप्त करने पर विचार कर सकता हूँ। वहां एक अच्छा अनुबंध लक्ष्य है। आर्मर्ड शैडो? फ्रैंका को एहसास हुआ। क्या तुम्हें चिंता है कि उसे बहुत ज्यादा सोना देने से भविष्य का संचार अनियंत्रित हो जाएगा? लूमियन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, इसके अलावा मैं हिसोका की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से बने सील्ड आर्टिफैक्ट का भी इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये किसी रेत से संबंधित है, तो मुझे संबंधित अनुबंध क्षमता की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद लूमियन ने स्पिरिचुअलिटी की दीवार को फिर से बनाया और अपना दूसरा आह्वान शुरू किया। इस बार उसने बुलाया, दुनिया के ऊपर भटकने वाला एक अजीब जीव, एक अकल्पनीय रूप से मजबूत अस्तित्व, एक विशाल प्राणी जो कभी आराम नहीं करता। मंत्र पढ़ने के बाद रहस्यमयी दरवाजे पर मांस की परतों से बना एक शिखर दिखाई दिया। इसकी ऊंचाई अज्ञात थी, लेकिन यह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सका, जिससे वो काल्पनिक और रहस्यमयी दरवाजा हिलने लगा। नियति की रहस्यमयी भाषा बोलने के बाद लूमियन को संबंधित जानकारी मिली। इस मांस के पहाड़ के पास वास्तव में अपनी रक्षा बढ़ाने की क्षमता थी। यह किसी के शरीर को लोहे या पत्थर की तरह सख्त बना सकता था, लेकिन संबंधित कमी यह थी कि इसकी चलने की गति एक साधारण कछुए जितनी धीमी थी। लूमियन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका वैकल्पिक लक्ष्य उसका संदेशवाहक पेनिटेंट बेनफेल था। मैडम मैजिशियन द्वारा प्रदान की गई संदेशवाहक जानकारी के अनुसार बेनफेल के पास अपनी परछाई को जीवित करने और महत्वपूर्ण क्षणों में अपने शरीर के साथ स्थिति बदलने की क्षमता थी।